इंशाल्लाह ताला हम अफलातून के फ़लसफ़े और साइंस के फ़लसफ़े पे गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमारे साथ जो है वो एक बहुत ही मोहतरम और मेरे उस्ताद सर फ़ाहद महमूद सोख्ता साहब हैं, जो प्लेटो के मुतल्लिक जिनको काफ़ी इल्म है और इनके लिए प्लेटो जो है वो एक काफ़ी इल्मी शख्सियत और ये इनको काफ़ी पढ़ते हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ आजकल फ़लसफ़े का वो दौर शुरू हो चुका है जिस जहाँ लोग जो है वो फ़लसफ़े को पहचानना शुरू हो गए और फ़लसफ़े को पढ़ना शुरू हो गए और उसकी तरफ काफ़ी रुझान है। तो इस पे फिर प्लेटो का ज़िक्र होना ये तो बहुत ज़रूरी है और प्लेटो के बगैर तो फ़लसफ़ा जो है ना ही वो शुरू होता है ना ही मुकम्मल होता है। तो प्लेटो का ज़िक्र बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आज हम सर फ़ाहद सोख्ता साहब से ज़रूर पूछेंगे कि उनके प्लेटो के मुतल्लिक क्या नज़रियात है और प्लेटो किस तरह अपनी फ़िलॉसफ़ी को या अपनी थ्योरीज़ को पेश करते हैं और प्लेटो की जो शख्सियत है वो हमें फ़लसफ़े में किस तरह हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। तो मज़ीद हम इंशाअल्लाह ताला फ़िलॉसफ़ी ऑफ साइंस के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो इन तमाम सवालात का फिर हम सर फ़ाहद महमूद सोख्ता साहब से ज़रूर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो सर अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रुवैफा। आपकी मोहब्बत है कि आप हमें अपना उस्ताद कह देते हैं, वरना तो हम आपसे सीखते हैं। नहीं सर, आप हमारे शुरू से उस्ताद थे, हमने तो आपको पहले दिन से ही अपना टीचर माना है। तो सर वो मोहब्बत है। प्लेटो के बारे में आपकी क्या राय है? उसकी फ़िलॉसफ़ी, उसके करैक्टर और वो प्लीज़ आप हम्म, थोड़ा-सा हमें बताएँ उसके बारे में। अच्छा ऐसा है कि अ, अफलातून को समझने के लिए, या वैसे तो इन जनरल बात अगर कही जाए कि किसी भी शय को समझने के लिए उसका तनाजुर समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस दौर में है, स्पेस और टाइम की उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी हिस्टोरिसिटी क्या है। तो अम, अफलातून को अगर हम समझें तो अफलातून या प्लेटो, और अगर हम देखें कि यूनानी ज़बान में उसको किस तरह लिखा जाता है तो उसकी प्रोनंसिएशन बहुत करीब है अफलातून ही से। ठीक है, प्लेटो उसका वर्जन वो वाला है कि जो इंग्लिश दान लोगों ने खुद बना लिया। फोनेटिकली उसका असल नाम इतातोन और इस तरह का ही बनता है कि जो बाद में अफलातून लगता है। तो इसलिए अफलातून को ही हम प्रेफर करेंगे कहना। तो अफलातून जो है ये ग्रीक है। ऑब्वियसली ग्रीक फिलोसफी जो है उसके शुरू करने वालों में से है, लेकिन प्री सोक्रेटिक फिलोसफी उससे पहले चल रही थी यूनान के अंदर। ईस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस भी थे। तो थोड़ा सा हम फलसफे की टाइम लाइन जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अफलातून पर आते हुए जरा आसानी हो जाएगी। तो चार बड़े अदवार हैं जो फलसफे में गुजरे हैं, और इन चार अदवार के बारे में जो हमें बात समझने की जरूरत है वो ये है कि उनका बुनियादी मसला क्या है या बुनियादी मुहर्रिक क्या है। तो पहले जो दो अदवार है, चारों नाम मैं ले लेता हूँ। चार अदवार जिस तरह मैं कह रहा हूँ आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई और इससे इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन ये कि आप यूं कह सकते हैं कि एक प्री सोक्रेटिक फिलोसफी है, यानी वो फलसफा है जो सुकरात से पहले हुआ। फिर उसके बाद क्लासिकल फिलोसफी है, जिसको आप यूं कह सकते हैं कि सुकरात से लेकर और मॉडर्निटी से पहले तक सब जो है वो क्लासिकल है। यानी आप यूं कह लें कि मुस्लिम फिलोसफी जितनी है वो भी इसी दौर में आ जाएगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली अरस्तू से ज्यादा इंस्पायर्ड थी, एविसिनियन थॉट जो थी, और उसके बाद दाएं बाएं वाले भी सारे जो लोग बाद में भी आए, अपने रुश्द वगैरह, और 1200 तक जो भी आते रहे। तो उस सारे को एक ही समझ लेंगे ना कि वो यूनानी असर में ही थे। इसको हम हेलेनाइजेशन का पीरियड कहते हैं कि हेलेनाइज्ड हो गई फिलोसफी। हेलेनाइजेशन ऑब्वियसली हेलेनास से, जो हम यूनान को कहते हैं। तो यूनानी फलसफा कह लें या क्लासिकल फिलोसफी कह लें, जिसमें लैटिन फिलोसफी भी आ जाएगी, थॉमस एक्विनस वगैरह, सेंट ऑगस्टाइन वगैरह, ये भी आ जाएंगे, मुस्लिम फिलोसफर्स भी आ जाएंगे। तो ये सारा एक दौर है जो मॉडर्निटी से पहले तक है। मॉडर्निटी को अगर हम डिवाइड करें, यानी इन दो अदवार को डिवाइड करने वाला सुकरात है, कि सुकरात से पहले की फिलोसफी प्री सोक्रेटिक, और फिर सोक्रेटिक इरा से जब शुरू होता है तो उसको हम क्लासिकल फिलोसफी कहते हैं। तो ये एंड जहां होता है, या यूं कहें कि जहां अगला नया दौर शुरू होता है, वो रेने डिकार्ट का दौर है। ठीक है, यानी जिसको हम मॉडर्निटी का दौर कहते हैं। तो मॉडर्निटी शुरू होती है रेने डिकार्ट से, जिसका बुनियादी मुहर्रक जो है वो आगे हम देखते हैं कि क्या है। और फिर पोस्ट मॉडर्न दौर
चौथा दौर आ चुका है इस वक्त, जो कि 1950 से शुरू होता है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई बंदा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो वो दो तीन हैं, जिनमें लियोटार्ड है, दरिदा है और फूकू है। तो ये चार अदवार बन जाते हैं। तो इनके मुहर्रिकात जो है पहले दोनों के, प्री सोक्रेटिक्स के भी और सोक्रेटिस के भी, ये दोनों अदवार जो हैं, अच्छा प्री सोक्रेटिस को नेचुरल फिलोसफी का दौर भी कहा जाता है, एटाइमोलॉजी पे बहुत सी डिस्कशन हो सकती है, नाम रखने पे बहुत सी डिस्कशन हो सकती है। तो ये जो दो द्वार हैं, इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वंडर की फैकल्टी पर काम करते हैं, कि ये फिलोसफीज ऐसी हैं जो जिस बुनियादी इंसानी जज्बे की कोख से जन्म लेती हैं, वो बुनियादी इंसानी जज्बा हैरत का है, तहय्युर का है। और इनके असरात में रहने वाली बड़ी बड़ी तमाम इल्मी और अदबी तहजीबें जो हैं, सिविलाइजेशंस जो हैं, उनकी पोइट्री और लिटरेचर में भी आपको तहय्युर मिलेगा, वंडर वंडर मिलेगा। ठीक है। हमारे सबसे बड़े शायरों में शुमार होने वाले उर्दू के गालिब जो हैं, उनका जो बुनियादी काम है, यानी उनका जो हमारे पास दीवान है, उसका पहला शेर भी इसी कैफियत से भरपूर है। नक्श फरियादी है किसकी शौकिया तहरीर का, एक हैरत है कि ये क्या मंजर है जो अधूरा है और अपनी तकमील चाहता है। तो अफलातून को भी हमें यही समझना पड़ेगा कि वो एक हैरत की पैदावार है उसकी फिलोसफी। दो जो बाकी अदवार हैं, मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी, ये जिस इंसानी जज्बे से फूटते हैं वो शक का है। ठीक है, इसीलिए डिकार्ट को ऊपर रखना भी पड़ता है, क्योंकि पहली बार फिलोसफी ऑफ डाउट जो की है वो रेने डिकार्ट ने की है। तो ये जो दो अदवार हैं, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, ये दोनों अदवार बुनियादी तौर पर शक की कोख से पैदा होने वाले फलसफे के अदवार हैं। तो कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें ये सब कुछ इसलिए जरूरी था कि हम जब आज की दुनिया के अंदर अफलातून या इवन अरस्तू की गुफ्तगू करना शुरू करते हैं, या किसी भी क्लासिकल फिलोसफर की गुफ्तगू करते हैं, तो जो दुश्वारी हमेशा पेश आ रही होती है वो ये है कि आज जिस सिविलाइजेशन में हम हैं, मशरकी भी मगरबी भी, वो दोनों जिस फलसफे और जिस तफक्कुर की जिंदगी के साथ वाबस्ता हैं, वो तफक्कुर बुनियादी तौर पर शक का है। हमारे लिए जो एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा अहम हो चुका है वो ये है कि व्हाट गिव्स अस सर्टेनिटी ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, इसको हम अभी हम अफलातून को भी चूंकि पढ़ना है, तो उसकी भी इसी तरह थोड़ा सा सीखना है, गुफ्तगू करनी है, तो इसी तरह हम डिवाइड करेंगे। तो फलसफे के बुनियादी हाउसेस देख लेते हैं, बड़े बड़े। एक है एपिस्टेमोलॉजी, यानी इल्म क्या है, इस सवाल का जवाब जब हम डिस्कस करते हैं तो वो एपिस्टेमोलॉजी है। प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी अभी कुछ देखेंगे। दूसरा है मेटाफिजिक्स, या यूं कह लें कि ओंटोलॉजी, वजूद क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, इसका तसव्वुर। तो ये दो बुनियादी हाउसेज हैं फलसफे के। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सवालात हैं, वो सवालात अपनी बुनियाद के अंदर फलसफियाना होते हैं, और तमाम फलसफियाना सवाल अपनी बुनियाद में इन दो सवालात से निकलते हैं, कि या तो वो सवाल तसव्वुर इल्म की कोख से जन्म ले रहा होगा, या वो तसव्वुर वजूद की कोख से जन्म ले रहा होगा। तो ये दो बुनियादी हाउसेज हो गए। लेकिन इनके बाद जो दो तीन बड़े हाउसेज हैं वो क्या हैं? एक तो पॉलिटिकल फिलोसफी, कि इंसान अपने इज्तमाही शक्ल में कैसा होना चाहिए। ठीक है, इज्तमाहियत का जो इदारा है वो बुनियादी तौर पर खानदान है, और फिर मुआशरा है, सोसाइटी है, और उस सोसाइटी को स्टेट लेकर चल रही है, रियासत। तो वो पॉलिटिकल फिलोसफी आप कह सकते हैं, एक बड़ा हाउस है। फिर उसके बाद टेलियोलॉजी, के चीज़ों की मकसदियत क्या है, किसी भी चीज़ के मकसद को जब पढ़ा जाता है तो हम उसको टेलियोलॉजिकल फिलोसफी कहते हैं। और दो, एथिक्स ऑब्वियसली मैं मिस कर गया, तीसरे नंबर पर अगर रखना पड़े तो वो इखलाकियात हैं। ठीक है, जो स्टेट से भी पहले आते हैं। तो एथिक्स, या आप ये कह लें कि वैल्यू थ्योरी, बुनियादी तौर पर वैल्यू थ्योरी होती है कि हम इकदार चीजों की वजह करते हैं कि इसकी कितनी कदर है। तो वो कदर किसी भी एक बुनियादी प्रिंसिपल पर होती है। ठीक है, अगर हम वैल्यू जजमेंट पास करते हैं तो हम वैल्यू किसे करते हैं, ये सवाल बुनियादी हो जाता है। तो इस वैल्यू थ्योरी का सबसे बड़ी बहसें जो हैं वो यही है, और इखलाकियात जो है वो इसके जम्न में आती है, वो इस सारी को नहीं कहा जा सकता। यानी वैल्यू जजमेंट आप यूटिलिटी की बुनियाद पर भी पास करते हैं। ठीक है, तो आप उसको यूटिलिटेरियन वैल्यू जजमेंट कहेंगे। आप इखलाकी सतह पर अगर वैल्यू जजमेंट पास कर रहे हैं तो आप उसको मॉरल वैल्यू जजमेंट कहेंगे। तो वैल्यू जजमेंट, वैल्यू थ्योरी जो है
वो बड़ी है, उसमें एथिक्स भी आते हैं, एक्सियोलॉजी वगैरह ये सारा कुछ उसमें आता है। तो ये तीसरा बड़ा है, तो हम ऑब्वियसली अफलातून की ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसमें समझने की जो गुफ्तगू मैं करना चाह रहा था, इख्तिताम कॉन्टेक्स्ट के ज़ुम्न में जितनी गुफ्तगू है, वो ये कि एपिस्टेमोलॉजी के, तो इल्म के बारे में जो सारे तसव्वुरात हैं, उनमें कुछ बुनियादी सवालात हैं, ठीक है, जिसको एपिस्टेमोलॉजी में हम समझने की कोशिश करते हैं। उन बुनियादी सवालात में से कुछ ये हैं कि जी, इल्म कहते किसको है? ऑब्वियसली पहले तो सबसे उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, फिर ये कि इल्म की हदूद कयूद क्या है, कि इल्म की लिमिटेशंस क्या है, क्या चीज इल्म के जुमरे में आती है, क्या नहीं आती, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है एपिस्टेमोलॉजी का। फिर ये कि जो हमें इल्म के तौर पर जो शय हमारे सामने रखी जा रही है, वो इल्म ही है, इसकी सर्टेनिटी कहां से आती है, यानी ट्रुथ की सर्टेनिटी कहां से आती है। तो जो बुनियादी तौर पर पहले दो अदवार हैं जो वंडर की फैकल्टी पर खड़े हैं, वो इल्म क्या है की सवाल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, जो हैं इस पे थोड़ी बहुत बात हो रही है। लेकिन व्हाट गिव्स अस सर्टेनिटी अबाउट द नॉलेज, इस पर बहुत कम बात हो रही है, लेकिन इसको मेन फोकस बनाकर नहीं हो रही। लेकिन रेने डिकार्ट के बाद से, यानी मॉडर्निटी के दौर से, what gives us certainty about the truth that we are holding truth true, इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस है। इसी में उसका वो सारा डाउट का आता है कि 2 + 2 = 4 भी शायद ना ही हो, ये कोई इवल डीमन स्पिरिट हो जो मेरे साथ ही धोखा कर रहा हो, ठीक है। तो वो सारी डाउट की फिलोसफी फिर आ जाती है। तो बुनियादी तनाजुर में सबसे अहम बात, किसी भी क्लासिकल और सबसे खास तौर पर प्लेटो वगैरह जैसे बड़े फिलोसफर्स को पढ़ते हुए हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज ये उस वक्त पर अभी मौजू नहीं बना था। यानी जिसको हम अगर एक लफ्ज में कहें तो स्केप्टिसिज्म जो है, ये अभी एक इल्मी और फलसफियाना मीरास में दाखिल नहीं हो पाया था ये लफ्ज, ठीक है, स्केप्टिसिज्म जो है। तो स्केप्टिक्स जो हैं वो इसी से डाउट से जो हम शुरू करते हैं, डिकार्ड से शुरू करते हैं। अच्छा, अब अफलातून की तरफ कुछ आते हैं कि अफलातून बुनियादी तौर पर 2-3 बड़े जो हाउसेज हैं, इनके अंदर कहाँ कहाँ बैठता है, क्या डिवीजन होती है, उसको देख लेते हैं, और फिर उसकी थ्योरीज को डायरेक्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में दो सबसे बड़े हाउसेज, ठीक है, यानी फिलोसफी के अंदर हमने दो हाउसेज देख लिए, एक मेटाफिजिक्स और एक एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी, इल्म, तसव्वुर इल्म जो है, इसके दो सबसे बड़े हाउसेज, वो एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म है, ठीक है। तो इनमें अफलातून साहब जो हैं वो रैशनलिस्ट हैं, वो रैशनलिज्म की साइड पर आते हैं। अफलातून के शागिर्द जो हैं अरस्तु, वो एम्पिरिसिस्ट हैं। इसी तरह अगर हम मेटाफिजिक्स में जाकर देखें ये क्या होते हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह अगर हम मेटाफिजिक्स में जाएं, तसव्वुर वजूद का फलसफा जो है, इस पर गुफ्तगू करें, तो जो दो हिस्से हमें बड़े मिलते हैं वो क्या है कि एक तसव्वुर वजूद है, जिसको आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि चीजें अपनी कोई ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस रखती हैं, ठीक है, जिसको आप यूं कह लें कि वो रियलिज्म है, यानी कि रियलिस्ट माइंडसेट होता है उनका। और एक जो है वो यहाँ पर आइडियलिस्ट माइंडसेट होता है कि चीज और चीज के तसव्वुर में से तसव्वुर उस चीज का ज्यादा अहम और हकीकी है और वजूदी है, या उस चीज उस तसव्वुर के बुनियाद पर कायम होने वाली चीज जो है, हकीकी तौर असल चीज जो है वो ज्यादा है। तो रियलिस्ट और आइडियलिस्ट की बहस में अफलातून जो है वो आइडियलिस्ट है, और अगेन अरिस्टोटल जो है वो दूसरी साइड पर है, वो रियलिस्ट है। तो ये दो उसकी बड़ी, हम उसकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन हर आइडियलिस्ट और हर रियलिस्ट एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आइडियलिज्म सबके साथ लग सकता है, लेकिन उनकी अपनी अपनी फलसफे हैं, तो वो आप देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो आप कर लें, ताकि वजाहत अगर किसी को दरकार है तो वो हो जाए, वो आगे मुखल ना आए, आगे जो चीज़ है उसके अंदर। किसी को अगर सवाल हो पैनलिस्ट में से तो। जी जी, इसमें मुझे एक छोटा सा सवाल है। जी ये जी इसको हम एपिस्टेमिक जो हम नॉलेज जो एक्वायर करने के जो जरिए हैं उसमें आप भी हम जाएंगे ना, प्रायरी जी जैसे हो गया, जी अभी जी वहीं जा जी रहे हैं। जी, वो ठीक है, रैशनलिज्म वही है ना। जी, हाँ जी वही है, हाँ रैशनलिज्म ए और प्रायरी एम्पिरिसिज्म की बहस में उधर ही आएंगे ना। एग्जैक्टली। जी जी। अच्छा, चले, हाँ तो उधर चलते हैं।
तो अफलातून का तस्वुर इल्म अगर हम देखने की कोशिश करें तो बुनियादी तौर पर हम अगर एक स्टोरी बना लें, एक अगर हिकायत बना लें ताकि उसको अंडरस्टैंड करने में सम आसानी हो उसकी थ्योरी को, तो वो ये है कि तमाम इंसान जो है, या यूं कहना चाहिए कि इंसान जो है वो इल्म लेकर पैदा होता है। ठीक है, इल्म जो है वो इंसान के दिमाग की साख्त के अंदर मौजूद है। इसकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि अफलातून नॉलेज के बारे में रिमेम्बरेंस का कॉन्सेप्ट रखता है कि इल्म हमें मिलता नहीं है, इल्म हमें याद आता है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी सी है जो समझने की जरूरत है, उसके बाद अभी हम उसकी कंसेप्शन देखते हैं। तो इल्म याद आने का तस्वुर क्या है कि हमारे अगर शऊर के दो हिस्से हैं, एक हमारा शऊर ऑब्वियसली जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं, और दूसरी तरफ तहतु शऊर है यानी सब कॉन्शियस है। तो एक स्टोरी के तौर पर आप यूं समझ लें, ऑब्वियसली उस टाइम पर ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती थी, तो स्टोरी के तौर पर आप यूं समझ लें कि शायद अफलातून ये कह रहा है कि हमारे सब कॉन्शियसनेस में, हमारे तहतु शऊर में तमाम इल्म मौजूद है, और वो हमें जब याद आता है तो वो याद कहाँ आता है, वो शऊर में आता है। ठीक है, तो हमें जब लगता है कि हमने आज कोई बात सीखी है, या हमें किसी बात का इल्म हुआ है, या इदराक हुआ है, या तफहीम हो गई है, फहम हासिल हो गया है, वो दरअसल अफलातून के नजदीक हमारे तहतु शऊर से किसी शय, किसी बात, किसी नजरिए, किसी ख्याल का हमारे शऊर में आ जाना मुराद है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंसान के शऊर से बाहर से कोई चीज हमारे अंदर आ जाती है, तो ऐसा नहीं होता। इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में, मैं वो कॉन्टेक्स्ट बताते हुए मैं भूल गया, और ये बड़ा जरूरी है अफलातून की एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी को समझने के लिए, खासतौर पर थ्योरी ऑफ रिमेम्बरेंस को समझने के लिए। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस दौर के अंदर सोफिस्ट नाम के एक तबका आ गया था जिनको सूफिस्ताई कहा जाता है। ठीक है, और जिस तरह फस्तायत में तोय होता है, इसको उसी तरह तोय से लिखा जाता है, सूफिस्ताई। तो लेकिन इनका फाशिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने सिर्फ इस सूरत में अगर कोई लिख रहा हो तो इमला में सहूलत हो जाए इसलिए बताया। तो सोफिस्ताई जो हैं, या सोफिस्ट जो हैं, जिनका ऑब्वियसली सबसे पहला बड़ा नाम जो हमें हिस्ट्री में मिलता है वो प्रोटैगरस है। ठीक, तो प्रोटैगरस ने उस दौर पे जो गुफ्तगू की वो सब्जेक्टिविटी की गुफ्तगू थी। अब ये प्री सोक्रेटिक है। ठीक है, ये प्री सोक्रेटिक फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें आती हैं और हमें उनको देखना पड़ता है। तो जो रेलेवेंट है प्री सोक्रेटिक्स में सबसे ज्यादा, वो क्या है हमारे पास प्रोटैगरस है, उस अफलातून के तनाजुर में सबसे ज्यादा रेलेवेंट। तो प्रोटैगरस जो है और इसका जो आगे टोला था, ये क्या करते थे, फिलोसॉफिकली ये कहते थे कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, प्रोटैगरस का ये जुमला है, सब्जेक्टिविटी जिसको पोस्ट मॉडर्निटी अपनी पीक समझ रही है, और ऐसे समझाना चाहती है कि जैसे अभी हमें 1950s में ही पहली बार होश आई है कि हर चीज सब्जेक्टिव है। ये बात प्रोटैगरस जो है वो 400 बीसी, 400 कह रहा हूँ, 500 बीसी में कह के गया कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। और उसके नजदीक ये बहस इखलाकी थी, मेटाफिजिकल अब जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट ने बनाई है। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव मोरालिटी तो वो देकर गया था। पोस्ट मॉडर्निस्ट को आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसको मेटाफिजिकल बना दिया है कि वजूद अपने अंदर एक सब्जेक्टिव एंटिटी है, लिहाजा कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो प्रोटैगरस और इसके मानने वाले कर क्या रहे थे एक्चुअली, ये तो उनकी थ्योरेटिकल कंसेप्शन होगी ना कि सब्जेक्टिविटी के इमाम थे। दूसरी तरफ वो क्या कर रहे थे कि वो लोगों से पैसा वसूल करते थे उनको पढ़ाने का। ठीक है, और पढ़ाते क्या थे, जो उस टाइम पर ऑब्वियसली ऐसी डिग्रीज समझ लें कि जो इंपॉर्टेंट है, डिग्री तो ऑब्वियसली नहीं होती थी, लेकिन जो चीज वहां पर बिकती थी, क्योंकि जमहूरियत आ चुकी थी और लोगों को आपने अपनी तकरीर के फन से अपने मौकिफ के हक में वोट करने के लिए उभारना था। तो फन तकरीर जो था ये बहुत हद तक आगे आ चुका था, रेटरिक के इमाम है। ठीक है, रेटोरिक, रेटरिक में आज तक दुनिया ने सोफिस्ट जैसे कोई नहीं देखे। तो ये क्या करते थे कि ये कहते थे कि हम आपको रेटरिक सिखाएंगे, दूसरा क्या सिखाएंगे, नेकी सिखाएंगे, अच्छी जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है, विर्चू सिखाएंगे हम आपको, और नॉलेज आपको हम ऑब्वियसली इन जनरल नॉलेज देंगे, क्योंकि रेटोरिक, रेटरिक के अंदर कंटेंट भी तो डालना है आपने। तो इस पैराडाइम में भी ये जहन में रखना जरूरी है कि अफलातून फिर क्या कहता है। अफलातून सोफिस्ट के ऊपर क्रिटिक करता है बहुत ज्यादा, और वो ये कहता है कि
और इस चीज की ऑब्वियसली सोफिस्ट पैसे लेते थे। तो अफलातून के नजदीक इल्म देने का कोई भी पैसा लेना जो है वो हराम है। तो वो अब ये सारा अभी स्टोरी का पोर्शन चल रहा है, हम उसकी फिलोसफी पे भी आएंगे कि वो ए प्रायोरी नॉलेज क्या है और इस किस्म की चीजें और आइडियाज किसे कहते हैं और फॉर्म्स क्या है। लेकिन अभी हम स्टोरी जो है वो एक डेवलप कर रहे हैं ताकि चीजें अपने कॉन्टेक्स्ट में समझ आ सके। अफलातून ये कह रहा है कि मैं अगर आपको कुछ देता हूं जो मेरा है और मैं आपको देता हूं, तो फिर तो पैसे का लेन देन बनता है, एक ट्रांजैक्शन है। और आप वो ट्रांजैक्शन क्वालिफाई करवा के आपने अगर कोई चीज मुझे दी है अपनी। लेकिन अफलातून ये कह रहा है कि नॉलेज मेरा अपना है, मुझे बाहर से कोई दे नहीं सकता, हाँ मुझे याद करने में मदद फराहम कर सकता है। इसको वो क्या कहता है, वो इसको मेंटोरशिप को बेसिकली इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी कहता है। कि मिडवाइफ ऑब्वियसली हम सब समझते हैं कि जिस तरह एक दाई है और वो किसी बच्चे के जन्ने में माँ की मदद कर रही है। तो अफलातून ये कहता है कि एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर अपनी जाती कैपेसिटी में क्या है, वो एक इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ है। वो एक इल्मी तसव्वुर को, वो एक ख्याल को, वो एक नजरिए को, वो एक हकीकत को इंसान के तहत शऊर से शऊर में जन्म लेने में मदद देता है। ठीक है, तो वो कोई ऐसा नहीं कर रहा कि उसने आपको अपनी कोई चीज पकड़ा दी जिसकी वजह से आप उसको पैसे वगैरह दें। तो ये थ्योरी ऑफ रिमेम्बरेंस की एक हिस्टोरिकल स्टोरी है जो आप समझ लें कि जिस कॉन्टेक्स्ट में से ये गुफ्तगू हो रही होती है। यानी ये स्केप्टिसिज्म की बुनियाद में से नहीं निकला, ये अपने दौर के अंदर होने वाली चंद हकीकतों पर तहय्युर के आलम से नमूदार होने वाला फलसफा है। तो अफलातूनी ने ये कहा कि चूंकि मैं किसी को कुछ दे नहीं रहा तो इसकी ट्रांजैक्शन नहीं बनती। और जहां तक सर्विस प्रोवाइड करने का ताल्लुक है तो वो ये कहता है कि इसको भी पहले किसी ने वो चीज याद दिलाई है। ठीक है, तो ये अपने उस मास्टर का या अपने लिए जो शख्स इसका इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ बना था, ये उसका कर्ज उतारता है कि आगे लोगों को वो चीजें याद दिलाता है। तो इसके इस तरह से भी सर्विस प्रोवाइड करने के भी पैसे नहीं बनते, ये पिछलों का कर्ज अदा कर रहा है। तो इल्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इल्म देने का, पढ़ाने का, सिखाने का पैसे के साथ। ये प्लेटोनिक स्कूल ऑफ थॉट था। इसके बाद आपको इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल मिलती है वो रिलीजियन के अंदर मिलती है। किसी पैगंबर ने कभी नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे दो तो बताता हूं कि जो मुझ पर वही उतर गई है। ठीक है, यानी जिस चीज के बारे में क्लेम ये है कि वो खुदा की तरफ से आ रहा है, उससे ज्यादा रियल क्लेम क्या हो सकता है। वो सही है या नहीं है वो अलग है, लेकिन इतनी बड़ी अथॉरिटी की तरफ से बात की जा रही है और फिर भी नहीं कहा जा रहा कि मुझे पैसे दो फिर बताता हूं। तो ये बेसिकली आपको नजर आएगा कि ये तमाम रिलीजन्स के अंदर ये प्लेटोनिक एम्बिट है कि वो बात बताना कि जो सही है और हक है, इस चीज की किसी भी तरह से पैसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जो है वो मॉनेटरी प्रोफेशन नहीं हो सकता। उसकी इज्जत बहुत होनी चाहिए हर हद तक, लेकिन मॉनेटरी उसके साथ अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पूरा उसका पैराडाइम है जिसके अंदर वो एपिस्टेमोलॉजिकल गुफ्तगू कर रहा है, इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। वो इल्म के बारे में बस ऐसे ही बैठे बैठे गुफ्तगू नहीं कर रहा, वो एक मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर। तो अब जो उसके नजरियात हैं वो क्या हैं कि इंसान के इल्म के बारे में दो बड़े नजरियात हैं। एक है ए प्रायोरी और दूसरा है ए पोस्टेरियरी। माजरत, ए प्रायोरी कहा जाता है कि कोई चीज पहले से मौजूद है। ठीक है, तो अफलातून इनमें से है। अफलातून ये कहता है कि इल्म हमारे लिए ए प्रायोरी है, इसके लिए हमें अपनी सेंसेस या अपने जिस्म में मौजूद ऐसे तमाम अवामिल जो हमारे जिस्म से खारिज का ताल्लुक कायम करते हैं, यानी हमारी सेंसेस के अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज है जो बाद में हम समझ पाए, उस टाइम पर तो ऑब्वियसली हवासे खमसा का ही ख्याल किया जाता था, लेकिन बाद में भी अगर कोई भी चीज हमें एक्सटर्नैलिटी के साथ एसोसिएट करते हुए कुछ सिखाने की कोशिश करती है, उससे पहले हम सीखे हुए होते हैं। वो बाहर से हमें सिर्फ याद दहानी करवाई जा रही होती है। ये भी बाद में तकरीबन तमाम रिलीजन्स में आया। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी आया और इवन इस्लाम तो अपनी थियोडिसी में इस बात पर ही खड़ा है कि फितरत में सब कुछ है और उस फितरा की याद दहानी है। ठीक है, कुरान सीधा सीधा कहता है कि मैं याद दहानी हूं। तो
ये भी प्लेटोनिक एम्बिट है। और ये मैं सारी बातें खासतौर पर इसलिए कर रहा हूँ कि प्लेटो के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई कि जब मुस्लिम फिलोसफर्स उठे तो उन्होंने सारे का सारा जो क्रेडिट दिया वो अरस्तू को दिया। तो मैं जरा थोड़ी सी यूं समझ लें कि पॉइंट सेटलिंग भी कर रहा हूँ कि एक्चुअली इस्लाम जो था वो इन दोनों में से किस तरफ ज्यादा नजर आता है। अगर हम न्यूट्रल होकर उसकी डिस्कशन करने की कोशिश करें तो इब्ने सीना स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो कि सारे का सारा मुअल्लिम अव्वल यानी रस्तू से इंस्पायर्ड है, और मुअल्लिम दवम जो है वो सानी जो है वो हमारे पास अल फराबी हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट अपनी बुनियाद में कुछ ऐसी चीजों की तरफ रुझान पजीर हुआ कि जो अन इस्लामिक थी, जिसके ऊपर बाद में गजाली साहब ने भी अच्छी, इमाम गजाली ने भी अच्छी गुफ्तगू की। तो वो इसलिए मैं जरा बार बार रिलीजियस कंपैरिजन भी ड्रॉ करके इस बात को समझा रहा हूँ कि हिस्टोरिकली क्या ज्यादती हो चुकी है शुरू में। अच्छा, तो अफलातून जो है वो ये कह रहा है कि नॉलेज जो है वो ए प्रायोरी है, चीजों का, तसव्वुरात का, तमाम तरह का इल्म आइडियाज की सूरत में, यानी तसव्वुरात की सूरत में हमारे दिमाग में मौजूद होता है, खारिज उसकी तस्दीक करता है। एक्सटर्नली आप उस चीज को तस्दीक करते हैं। अब इसके अंदर बात आ जाती है सारी प्रेसिडेंस की कि कौन सी चीज पहले है। दूसरी तरफ जो नॉलेज की टाइप है, यानी ये पोस्टीरियरी नॉलेज, कि नॉलेज हमें बाद में मिलता है। हम पैदा सादा लोह की तौर पर होते हैं। ये सादा लोह जो है ये तो बाद में ऑब्वियसली जब डिकार्ट ने दोबारा प्लेटोनिक बात सारी कर दी, तो फिर प्लेटोनिक क्रिटिक जो प्लेटो पर असल में अरस्तू ने की थी, फिर डिकार्ट को जॉन लॉक साहब मिल गए। तो लॉक ने असल में कहा कि टेबुला रासा है इंसान, सादा लो है, बिल्कुल क्लीन स्लेट है। तो अरस्तू भी बेसिकली टेबुला रासा की बात करता है जब वो ये कहता है कि देयर इज नथिंग इन द माइंड दैट इजंट ऑलरेडी इन द यूनिवर्स। ठीक है, कि यूनिवर्स में चीज पहले या बाहर चीज पहले और बाद में इंसान में आता है। इसको हम ए पोस्टीरियरी नॉलेज कहते हैं कि नॉलेज हमें पोस्टेरिटी में मिला है, बाद में मिला है। तो अफलातून ये कहता है कि आइडियाज जो हैं वो प्रिसीड करते हैं परसेप्शन को। यूं कहना चाहिए कि कंसेप्शन प्रिसीड्स परसेप्शन। और दूसरे जो हैं वो ये कहते हैं कि परसेप्शन प्रिसीड्स कंसेप्शन। हम चीज को देखते हैं, फिर उसको समझते हैं, उसका इदराक पैदा करते हैं, और फिर उसका एक तस्वुर हमारे ज़हन में बैठ जाता है, एक आइडिया हमारे ज़हन में बैठ जाता है। तो अगेन वही हुआ कि अरस्तू की बातें जो हैं वो, मैं बचगाना कहना नहीं चाह रहा, लेकिन यहां तक बचगाना ही है कि वो ऐसी हैं कि जो सुनने पर अच्छी लगती हैं, गौर करने पर उनकी गलती सामने आती है। तो असल मसला ये हुआ कि अफलातून जब ये कहता है कि आइडिया प्रिसीड करता है या कंसेप्शन प्रिसीड करती है परसेप्शन को, तो वो बुनियादी तौर पर ये कह रहा है कि बनाने वाले के दिमाग में पहले है। यानी ये कि अगर किसी चीज को खालिक मान लिया जाए, एंड अगेन चूंकि ये स्केप्टिसिज्म का दौर नहीं था और ग्रीक रिलीजन और सारा कुछ चल रहा था, गॉड एक हकीकत के तौर पर तस्लीम किया जाता था, और उस पर ऑब्वियसली एपिक्यूरियस वगैरह एथियस्टिक माइंडसेट के अटैक कर रहे थे, लेकिन उनकी ऐसा कोई सुनवाई उस तरह से नहीं थी। और ऑब्वियसली खुद अफलातून जो है वो खुद भी एक यूथिफ्रोस डायलेमा क्रिएट करता है खुदा की अखलाकी ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, लेकिन ये सब फलसफियाना मुशगाफियां मानी जाती थी। हकीकत से इनका ताल्लुक तसव्वुर उस तरह से नहीं किया जाता था। तो गॉड जो है वो आप यूं समझ लें कि ऑलरेडी कंसीव्ड है, कि वो तो है। तो अफलातून बुनियादी तौर पर यह कहता है कि अगर कायनात एक शय है, हकीकत है, वजूद है, तो इसको बनाने के बारे में जो तसव्वुर उभरा है, जिस भी बनाने वाले में है, वो तसव्वुर पहले उभरा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुर्सी वजूद में आ गई और फिर किसी ने ये तसव्वुर किया कि अच्छा ये तो कुर्सी बन गई है मेरे से। ठीक है, होता यह है कि आपके जहन में एक तसव्वुर है कि कुर्सी इसको कहते हैं, और आप उसको उससे बनाते हैं। ये हम खैर मेटाफिजिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी हमने अभी देखनी है, उसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है, थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है। खैर एपिस्टेमोलॉजिकली वो किस तरफ खड़ा है, वो कहता है कि नॉलेज हमारे अंदर है, और जितनी भी चीजें हम समझते हैं वो क्या है। याद आ जाने का, याद दहानी के बारे में एक आर्ग्यूमेंट मैं उसका प्रेजेंट कर दूं, और फिर हम मेटाफिजिक्स की तरफ जाते हैं। उससे पहले किसी को कोई सवाल हो तो वो जरूर हो जाएगा, मैं ये एक बातें कर दूं। हमने अपनी जिंदगी में अभी भी ये देखा है, मैं इसको कंटेम्प्रेरी अंदाज में बयान कर देता हूं, कि आप किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हैं और वो बात नहीं समझ पा रहा,
आप एक तरीका आजमाते हैं, आप उसको थोड़े बहुत लफ्ज बदल के फिर वही बात बताते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए आप बिल्कुल नई बात कर दें और वो समझ आ जाए और आप कहेंगे पहले वाला आ गया। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट की वो बातें उसी तरह की रहती हैं। जैसे मैं अगर ए प्रायोरी नॉलेज समझा रहा हूँ तो मैं एक तरह की बातें कर रहा हूँ तब से। तो अफलातून जो कह रहा है वो कहाँ से समझ आता है किसी हद तक, वो ये है कि अगर हम अपने जहन के एक अमल पर गौर करें, और वो अमल क्या है कि हमें कोई चीज एकदम से भूल गई है। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे लाइव आने से पहले और मुझे नाम भूल गया नोम चॉम्स्की का। तो अब वो नहीं याद आ रहा। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी वही जिसका सफेद रंग है या वो जिसकी दाढ़ी है, वो शक्ल और वो तस्वुर उभरा हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, अब नाम है तहत शऊर में। तो याद आने का अमल कैसा होता है कि तमाम तर वक्त में वो नाम याद नहीं है और फिर एक लम्हे वो याद आ जाता है। वो जन्म ले जाता है आपके तहत शऊर से शऊर में। अफलातून ये कहता है कि सिर्फ यही नहीं, तमाम इल्म की नौयत ये है, जब आप बच्चे को या किसी ऐसे को जो एक बात नहीं समझ पा रहा, वो बात बार बार समझा रहे होते हैं, तो वो बात आप पांचवी छठी दफा भी उसी तरह करते हैं, तक कमोबेश जिस तरह आपने पहली दफा की होती है, पांचवी छठी दफा उसके तहत शऊर से शऊर में याद आ जाती है, जिसे वो कहता है कि हाँ अब मुझे समझ आ गई। ठीक है, तो उसकी वो जो इंट्यूटिव प्रोग्रेशन है, जिसको हम कहते हैं कि दिल को लग जाना एकदम से बात का, इंट्यूशन का जो अमल हो जाता है एकदम से, वो बुनियादी तौर पर इस फलसफे की बुनियाद है। और उसकी आप यूं कह रहे हैं कि एक दलील है कि आपका वो अमल कि आपको समझ आ जाए कि अंडर रूट 64 8 होता है। आप बच्चे को समझाते रहते हैं कि जी 8 को 8 से जरब दो तो 64 आता है, और स्क्वायर रूट का मतलब ही ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको अपने से जरब दिया जाए तो ये आंसर आए। ये आप बच्चे को बताते रहते हो, नहीं समझ आ रही होती। छठी सातवीं दफा एकदम से उसको यूं समझ आती है कि वो अगलों को समझाने के काबिल है। तो क्या फर्क पड़ता है, आप स्क्वायर रूट की डेफिनेशन नहीं करके नहीं बता रहे उसको ना, आप 8 का कुछ और नंबर बता रहे हो उसको। तो अफलातून ये कहता है कि तमाम इंटेलेक्चुअल जो हम एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, वो बुनियादी तौर पर इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी है। हम ऐसे लफ्जों और ऐसी शक्लों को उस शख्स पर वाजे कर रहे होते हैं जो उसको उसकी असल जो जहन के अंदर फितरा है या सबकॉन्शियस है तो शऊर है, उससे उसको याद करवा देती है एकदम से। वो स्विच फ्लिक ओवर होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट जब अपनी आखिरी समझ आने की सूरत हाल में होता है तो ऐसा ही होता है कि एक स्विच था जो बंद था और ऑन हो गया। और हम ये अपनी जिंदगी में हर टाइम देख रहे होते हैं कि एकदम से हम कहते हैं अच्छा अब समझ आई। वो जो अब है और अब समझ आना है वो ये है। अफलातून उसको ये कह रहा है कि वो याद आया है आपको, बाहर से जो चीजें थी वो सिर्फ उसको हेल्प इन कर रही थी टू गेट रिमेंबर्ड। अच्छा, ये मैंने वाजे कर दी उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस। ऑब्वियसली उसकी पूरी एपिस्टेमोलॉजी समझना तो घंटों का काम है। तो यहाँ अभी तक किसी को क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर अगर करवाना है तो वो क्वेश्चन कर लें, फिर हम उसकी मेटाफिजिक्स देख लेते हैं। ये आपने इस सवाल का जवाब जरा दे दे। व्हाट इज अ रैशनलिस्ट? जी जी। जी जी जी, वो दूसरे हैं ना जो ये कह रहे हैं कि माजरत, एक तरफ हमारे पास क्या है, यानी ये रैशनलिस्ट हैं, एक तरफ हमारे पास रैशनलिस्ट है और दूसरी तरफ हमारे पास एम्पिरिसिस्ट एम्पिरिसिस्ट। हैं। तो रैशनलिस्ट ये कह रहे हैं कि तमाम चीजें रैशनलाइज की जा सकती हैं, रैशनैलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। और एम्पिरिसिज्म वाले ये कह रहे हैं कि तमाम चीजों को एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पर दिमाग समझता है। ठीक है, तो एम्पिरिसिज्म जो है वो ये है कि सेंसेस और एक्सटर्नैलिटी से एजुकेशन आती है, नॉलेज आता है। नॉलेज ए पोस्टेरियरी है, ये एम्पिरिसिस्टिक ग्राउंड है। और अगर आप ये कहें कि नॉलेज ए प्रायोरी है, नॉलेज दिमाग में है, नॉलेज ऑलरेडी से आपके रैशनैल के बुनियादी कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स में शामिल है, तो आप रैशनलिस्ट हैं। तो बुनियादी तौर पे ये कहना चाहिए, कम से कम इस डेफिनेशन में जो हम अभी कर रहे हैं। तो दिमागी एक और अमल सवाल को आता है। हिस्सी हिस्सी अमल पर तरजीह देने वाले रैशनलिस्ट हैं। और या शऊरी कहना चाहिए, दिमाग तो खैर और तरफ निकल जाएगा। शऊरी अमल को हिस्सी अमल पर तरजीह देने वाले रैशनलिस्ट हैं, और हिस्सी अमल को शऊरी अमल पर तरजीह देने वाले वो एम्पिरिसिस्ट है। जी वो फवाद भाई, वो ये आता है कि चले वो ना, मुझे तो अभी सम अप जो करते हैं इसको हम सबको, तो हमारे पास हमारे पास एक ए प्रायरी आ गया, ए पोस्टरी आ गया, हमारे पास मेमोरी आ गया, और हमारे पास आ गया था अभी तक हमने परसेप्शन कर लिया था, और इंट्रोस्पेक्शन भी हमने तकरीबन कर लिया था।
ये नहीं किया अभी तक हमने। और जो मिसमनी आ रही वो ये है कि हम टेस्टिमनी भी जो है वो भी जी एक एपिस्टेमिक ग्राउंडिंग मतलब उसको हम यूज करते हैं, अक्सर टूल यूज करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी का टूल यूज करते हैं, मगर नहीं, वो वो एम्पिरिसिस्ट है ना, वो प्रेसिज्म के एम्पिरिसिस्ट अंदर है ना, किया जाता किसी है, ने वो किसी ने परसेप्शन के अंदर। अपनी परसेप्शन आपको बता दी है, ठीक है, तो आप उसकी परसेप्शन पे बिलीव कर रहे हैं, वो है एम्पिरिस, यानी आपकी टेस्टिमनी नॉलेज की असल बुनियाद परसेप्शन पे आ रही है ना। सही जी सही जी, सही। आप किस तरह बयान कर रहे हैं टेस्टिमनी को? मैं ये बयान करता हूँ, परसेप्शन का मैं लेता हूँ टू बी एग्जैक्टली नॉट ऑल 5 सेंसेस, मगर सिर्फ परसेप्शन में लेता हूँ एज अ साइट। मैं एक सेंस को लेता जी हूँ जी परसेप्शन जी यूज जी, करता हूँ। ठीक है और ठीक है, टेस्टिमनी को मैं लेता हूँ एज एन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये हुआ है, टेस्ट नहीं बता रहा हूँ मैं अपनी बिल्कुल। कि ये तो हुआ है मैं इधर आपकी फलां जगह, परसेप्शन पे एक्स यकीन कर जगह रहा हूँ ना एक्स फिर, हुआ है। जी तो यही मैं कह रहा सॉरी। हूँ ना कि फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हम फिर इसी चीज को कह रहे हैं ना, कि आप मुझे बता रहे हो, मैं आपसे कहूंगा आपको कैसे पता, आप कहेंगे मैंने देखा है, तो मैं आपकी उसी परसेप्शन पे यकीन कर रहा हूँ। तो टेस्टिमनी एग्जैक्टली, तो वो एपिस्टेमोलॉजिकली सेकंड एम्पिरिसिस्ट हैंड ग्राउंड में आती परसेप्शन, सेकंड हैंड परसेप्शन हो गया। है। जी 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 जी, तो वो आता उधर ही है, यानी ये कि समझ गया। प्रोटैगरस वगैरह पे ये एतराज किया गया कि क्या हर इंसान अपने तमाम नजरियात और तसव्वुर खुद बनाएगा, वो किसी के एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता, यानी उसने कहा ना मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सर ये एक तो और सवाल है। वो आगे से यही कहता है कि बाकी भी तो मैन है ना, उन्होंने जो मैयर कर लिया उस पर भी तो यकीन किया ही जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन वो फिर कंट्रडिक्शन बन जाती है जब वो कह रहा है कि सब कुछ सब्जेक्टिव और फिर आपने किसी की राय मान ली, तो वो प्रोटैगरस पर ऑब्वियसली फिर एतराजात मौजूद है। जी, ये सवाल कुछ लंबा है, कोई पढ़ दे मुझे, मैं एक्चुअली मोबाइल पर तो भाई यूज साहब करता हूँ फरमा तो। रहे हैं कि ये फरमा रहे हैं कि कुरान में जो आदम को सजदा करने वाला वाक़या है, इसमें अल्लाह की और शैतान वो इसमें अल्लाह की और शैतान वो जिन जिसने, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया था, की जो बात होती जी है, इसमें शैतान कहता है कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मगर तब तो अभी आदम जन्नत में थे, इंसान का वजूद ही नहीं था, तो शैतान कौन से बंदों को गुमराह करने की बात कर रहा था? अच्छा, ये मौजू से क्या बिल्कुल ताल्लुक है सर? मुनासबत नहीं रखती, तो खैर इस पे जो मुनासबत से बात की जा सकती है वो फिर वही है ना कि रिलीजन, अगेन आप यहाँ भी देख लें कि कुछ चीज इंटरनल अगर ऑलरेडी है तो उससे गुमराह किया जाएगा, ठीक है, अगर आपको किसी राह पर पैदा किया जा रहा है तो वहां से गुमराही होगी शुरू में ही, अगर कोई कह रहा है कि मैं गुमराह करूंगा, ठीक है। तो ये वो हमारी उस बात से फिर भी इस चीज से चले, एक और दलील वाजे हो गई कि रिलीजन जो है वो फितरत की जिस तरह से बात करता है वो काफी हद तक वही है कि जो हमारे पास उससे पहले ऑब्वियसली, वैसे तो हम दीन हजरत आदम से गिनते हैं, इस्लाम से, लेकिन जो जदीद टाइम में अगर दो बड़े रिलीजन हम जो कहें प्रॉफिट्स कहें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पहले 400 साल पहले हजरत ईसा से, और ऑब्वियसली उससे फर्क आ गया है हुजूर का भी। तो ये तभी वो ये गुफ्तगू कर रहा है कि चीज इंसान किसी एक फितरत, किसी बल्कि एक फितरत क्या, वो कहता है कि तमाम इल्म जो है वो लेकर पैदा होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके दिमाग में बाहर से आ जाएगी, जो भी चीज आएगी अंदर जो चीज मौजूद थी उसके साथ अटैच होकर आएगी। हमें होता है ना कि हम ये तसव्वुर कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि दिमाग में हमारे कुछ फाइलें बनी हुई हैं जिन फाइलों में नए कागजात लगते हैं, अगर मैं चीज बिल्कुल बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के बता दूं तो मसला ही तो ये हो रहा होता है कि पीछे फाइल कोई नहीं है जहां पर जाकर दिमाग उस फाइल के अंदर वो डाटा फिक्स कर सके, वो कागज लगा सकते अगर मैं एक एनालॉजी दूं, तो यही हो रहा होता है एक्चुअली। तो वो अफलातून ये कह रहा है कि आपके पास कम अज कम फाइलें तमाम की तमाम मौजूद हैं, ऐसा नहीं होगा कि बाहर कोई आप ऐसी चीज देखेंगे कि जिसके लिए दिमाग में फाइल नहीं बनानी पड़ जाए, ठीक है, इस एनालॉजी के हिसाब से मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अफलातून के पास इस तरह से ये बात नहीं मिलेगी, लेकिन एनालॉजी ये ड्रॉ की जा सकती है कि वो ये कह रहा है कि वो खाने और वो बुनियादी तस्वुरात कम अज कम मौजूद हैं, उसके बाद मुख्तलिफ हो सकता है। जो रिलीजन पर भी तनकीद की जाती है वो प्लेटोनिक थॉट के साथ बड़ी इजीली वाजे की जा सकती है, अगर रिलीजन को कहा जाता है कि अगर तमाम इंसान एक फितरत पे पैदा होते हैं तो हर कोई मुख्तलिफ मुख्तलिफ खुदा क्यों मान रहा है, ठीक है, और इस्लाम से पूछा जाता है तो हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है वहां पर, या मैं कम अज कम ये कहता हूँ जब ये सवाल आता है
कि इंसान बंदगी की फितरत पर पैदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी उस फितरत में दाखिल है कि बंदा बनना किसका है, ठीक है। एक खास आइडिया तो है कि किसकी बंदगी करनी है, जिसने हमें पैदा किया, जो कायनात को चला रहा है, और इस किस्म का एक जनरल आइडिया है, और वो फिर आपको तमाम रिलीजन में यकसा मिलता है। सारे बंदा बनना चाह रहे हैं, और सबका, इवन अगर आप कहें कि एथियस्ट किसका बंदा है, तो वो अपना बंदा बनना चाह रहा है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी जो है, इंडिविजुअलिज्म अपनी पीक के ऊपर अपनी परिस्थिति से ज्यादा तो ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो आप वही अपनी बंदगी में आना चाह रहे हैं, तो इससे कोई भी नहीं फिरता इस फितरत से, तो आगे चीजें चेंज हो सकती हैं। तो ये भी प्लेटोनिक थॉट का कमाल है कि आप ये कहें कि वो बुनियादी रैशनैल्स मौजूद हैं। ये नहीं कि मुझे पता है कि 888 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक, मुझे स्क्वायर रूट का आइडिया समझ आ सकता है क्योंकि उसकी बुनियाद मेरे दिमाग में। तो इस किस्म की कंसेप्शन एपिस्टेमोलॉजिकली अफलातून की बनती है। मजीद कोई सवाल अगर हो इस जमन में, वरना मैं 2 घूंट पानी पी लूं, माजरत, और आगे चलते। जी जी सर, आप पानी पी लें, फिर हम आगे गुफ्तगू करते हैं। मजीद मैं आपसे चाहूंगा कि आप अफलातून के मुतल्लिक कुछ कुतुब का भी बता दें, जो आपने पहले भी, मुझे तो आपने बताई थी, लेकिन हमारे सामाईन जो है। रिपब्लिक, रिपब्लिक किताब है अफलातून जी की। जी। तो असल में हम, आपने जी जी, तो पढ़ा था हम सर इस क्या वक्त, इसमें? हम इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इक़्तिबासात आप बयान कर रहे हैं, और अफलातून के मुतल्लिक जो भी आपने जो कुछ भी आपने इतना जामे और मुख्तसर बयान किया, इसके मुतल्लिक जो है, अफलातून के अपना जो उसका जो टेक्स्ट है, उसके जो मुकालमात हैं, वो आप उनके मुतल्लिक जी जरूर बताएंगे, कौन सी जी। किताब में? अच्छा, ऐसा है कि अफलातून के जो डायलॉग्स हैं, इनके पोर्शंस बना लिए गए हैं हिस्टोरिकली भी और टॉपिक वाइज भी, और आपको मिल जाएंगे इंटरनेट से बड़ी इजीली। जब आप डायलॉग्स ऑफ प्लेटो ही सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे मादरत। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके अपने रुझान के मुताबिक होंगे, ठीक है। अगर आपको आर्ट में ज्यादा दिलचस्पी है तो आप मुख्तलिफ डायलॉग्स हैं, अगर आपको एपिस्टेमोलॉजी वगैरह में है तो मुख्तलिफ है, अगर आपने रियासत देखनी है तो रियासत के बारे में 3 है बुनियादी किताबें, रिपब्लिक है, लॉज है, और स्टेट्समैन है। लेकिन इनमें रिपब्लिक ही ऐसी है कि जिसमें वो अपना आइडिया प्रेजेंट करता है, लॉज उसकी प्रैग्मेटिक थिंकिंग है कि अगर वो आइडियल सिचुएशन ना बन सकी कि जो मैं कहता हूं तो फिर यूं कर लेना, और स्टेट्समैन जो है वो मजीद उसकी प्रैग्मेटाइज्ड वर्जन ही है रिपब्लिक के। लेकिन प्योर उसका जो आइडियल स्टेट है कि रियासत अपनी इंतहा में कैसी होनी चाहिए, अपने ओज पे कैसे होनी चाहिए, कमाल पे कैसे होनी चाहिए, वो उसने रिपब्लिक में वाजे की है, और बहुत सी चीजें रिपब्लिक यूथिफ्रो में उसने अच्छी वाजे जी, की। तो हाँ, मैं उसी तरफ आने लगा यूथिफ्रो था उसमें कि एक पूरी 5 डायलॉग तकरीबन के 4 वो एक लाइनेज में आते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। वो क्या है कि वो सुकरात के जो उस पर मुकदमा हुआ उसके पहले और बाद के अहवाल हैं कि जिसमें वो फिर अपनी जान दे देता है। तो उसमें सबसे पहले यूथिफ्रो आता है जिसमें ये इखलाकियात की बहस आती है कि गॉड का वजूद भी वो मोरल ग्राउंड प्रोवाइड कर सकता है कि जिसकी वजह से खुदा को मनवाया जाता है, ठीक है। आज तक हम मोरल आर्ग्यूमेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड पर डिस्कशन करते हैं, और उसमें यही होता है कि कहीं ना कहीं तो आपने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का कोई स्टैंडर्ड कायम करना है ना, तो उसके खिलाफ जो है वो यूथिफ्रो के अंदर उसने बहुत अच्छा अटैक किया है, वो अभी तक रिकनसाइल नहीं हुआ। अगर हम ये समझें कि वो रिकनसाइल हो गया और कोई उसका जवाब आ गया तो वो हमारी कम इल्मी पे दाल है, ठीक है। अफलातून जिस सतह पे वो गुफ्तगू कर रहा है वो अभी तक हल नहीं हुई। अच्छा, तो परमानेंट्स भी सर, परमानेंट्स। परमानिडीज तो पहले है ना, आप डायलॉग की बात कर रहे हैं या उसकी किसी बात पे बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उसकी किताबी बात ही कर रहा हूँ, डायलॉग की डायलॉग की बात बात ही करें, कर रहा हाँ। हूँ तो कि वो भी परमानिडीज, लेकिन बेसिकली हमने चूंकि अभी डिस्कस नहीं किया, वही मैं कह रहा था कि आपका जो तरीका हो गुफ्तगू करने का, तो जो आपका पसंदीदा टॉपिक हो उस पे आपको मिल जाएगा। पार्मेनिडीज पे वैसे हम कुछ बात करेंगे अभी उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, वो जरूरी है मेटाफिजिक्स को समझने के लिए, वो भी आने वाला है। तो वो हम मेटाफिजिक्स में भी पार्मेनिडीज पे करेंगे, और वो पार्मेनिडीज पढ़ना फिर जरूरी हो जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो मैं कह रहा था वो ये है कि पहले यूथिफ्रो, दूसरे पे अपोलॉजी, ठीक है, जो उसकी डिफेंस स्पीच है सुकरात की अपने केस के अंदर। यूथिफ्रो
हाँ, उस कोर्ट के बाहर हुआ है कि कोर्ट में अभी जो पिछला मुकदमा चला है सुकरात से, वो पिछला मुकदमा यूथिफ्रो ने चलाया है अपने बाप के ऊपर। तो वो बाहर आया यूथिफ्रो उस मुकदमे के बाद, और आगे अभी सुकरात पे चल रहा है, तो वो बाहर गेट पे बात हो रही है। तो यूथिफ्रो है, फिर जब अंदर मुकदमा चला है तो उसमें जो डिफेंस स्पीच है सोक्रेटिस की, वो अपोलॉजी में है। तीसरे नंबर पर जब ये मुकदमा चल गया और सजाए मौत या सजाए, क्या उसको कहते हैं, मुल्क बदरी जो है, एग्जाइल या डेथ में से उसको चुनने को कहा गया और उसने डेथ चुन ली, तो तीसरा डायलॉग जो है इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो क्रीटो है। क्रीटो हमारी रियासत के बारे में जो आज तक सबसे बड़ी थ्योरी आजकल चल रही है, आज तक कह रहा हूँ, आजकल जो चल रही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्रीटो के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बुनियाद है। क्रीटो में पहली बार यह वाजे किया गया कि रियासत और फर्द का जो ताल्लुक है उसमें जिम्मेदारी और हकूक की बांट छांट कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो क्रीटो तीसरे नंबर पे आता है। वो है क्या? वो है ये कि क्रीटो जो कि सुकरात का एक शागिर्द है और वैसे अरिस्टोक्रेटिक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसने कोई मैनेज कर के ये सूरत पैदा कर ली है कि वो सुकरात को कह रहा है कि आओ भाग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने मुकदमे के टाइम पे ये कह दिया कि मुझे एग्जाइल के बगैर बजाय मरना कबूल है, लेकिन जरा रिकंसिडर कर लें हमारी कहने पे। ठीक है, उस टाइम तो आप कोर्ट के अंदर खड़े थे, आपने ये फैसला किया, लेकिन हम जैसों को और हम जैसे दूसरे शहरों में मौजूद लोगों को आपकी जरूरत है, आप प्लीज गौर करें एग्जाइल की ऑप्शन पे। और अब चूंकि कोर्ट का फैसला तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया, आप मेरे साथ भाग जाए। ठीक है, तो फिर सुकरात उसको भी समझाता है कि मैंने क्यों फैसला किया है ये पीने का, जहर पीने का। और वो जब समझाता है और तो वो स्टेट के एनालिसिस करता है और वहां से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बुनियाद मिलती है, जो बाद में होब्स, लॉक, रूसो और जॉन रोल्स वगैरह देते हैं मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न ईरा के अंदर। तो क्रीटो तीसरा इसके अंदर आ जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रियासत का तस्वुर जो है, अगर अपने अफलातून का समझना है तो रिपब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में क्रीटो रखे बगैर आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। अच्छा, क्रीटो के बाद चौथा जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वो रूह के मामले में और बादुल मर्ग क्या होना है इसके मामले में उसका फलसफा बयान करता है। उसकी भी ऑब्वियसली स्टोरी क्या है कि जी अब वो टाइम आ गया कि जल्लाद ने अब जहर का प्याला जो है हेमलॉक जो है वो देना है सुकरात को, और सुकरात उसे पीने को तैयार बैठा है और उसके गिर्द उसके कुछ शागिर्द बैठे हैं जो बड़े मगमूम है कि हमारा जो मसीहा है, हमारा जो पढ़ाने वाला है, मुअल्लिम है, वो जा रहा है दुनिया से। तो वो उनके साथ जो गुफ्तगू कर रहा है उनको दिलासा देने के लिए, उसके अंदर वो ये समझा रहा है कि रूह है और रूह परवाज करती है और वो इंसान बचा रहता है, और इस किस्म की गुफ्तगू फिर वहां पर होती है। और वो हमें अफलातून के तस्वुरे रूह और बादल मर्ग के तस्वुरात के बारे में वो डायलॉग हमें समझाता है। तो ये चारों डायलॉग्स एक स्टोरी लाइन के अंदर भी हैं, और वैसे वो जिन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं वो तीनों चारों बहुत अजीब और मुतफर्रिक टॉपिक्स हैं उस टाइम के लिए। तो खास तौर पर खुदा एज एन ऑब्जेक्टिव, एज अ स्टैंडर्ड फॉर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इन यूथिफ्रो, व्हाई लिव अ लाइफ एग्जामिन्ड इन अपोलॉजी, why there should be a contract in state and individual क्रीटो के अंदर, एंड फाइनली what will happen after death फेडो के अंदर। ये चौथा जो है ये फेडो है। तो ये चारों पढ़ने बड़े जरूरी हैं इस, और ये इजी हैं, जरूरी के साथ साथ ये इजी भी है क्योंकि एक स्टोरी चल रही है वो भी समझ आती जाती है, वो आपको एंगेज करती है। ये ऐसे ही है कि आप बहुत अच्छा कोई फिलोसॉफिकल ड्रामा या नॉवल पढ़ रहे हैं, कि देखने को ड्रामा, पढ़ने को ड्रामा भी मिल रहा है और आप साथ साथ एक फिलोसॉफिकल एंडेवर भी कर रहे हैं। लेकिन तमाम दूसरे जो आपको फिलोसॉफिकल नॉवेल्स या थिएटर या कुछ भी मिलेगा वो किसी एक टॉपिक या दो टॉपिक पे जाएंगे। ये इतने मुतफर्रिक और चार बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की जा रही है, और ये उसका तुर्रा इम्तियाज भी है इन सब का। इसके अलावा प्रोटैगरस पढ़ना, जो सोफिस्ट है पहला, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, इसको अगर आपने समझना है अफलातून के हवाले से, तो प्रोटैगरस के नाम से ही एक डायलॉग मौजूद है अफलातून का, तो वो पढ़े। और इस ये चार पांच पढ़े। रियासत को समझना है तो मैंने आपको बताया क्रीटो, और उसके बाद सबसे बड़ी किताब रिपब्लिक, और स्टार स्टेट्समैन भी है और लॉज भी। तो ये अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है, ये आपको तमाम चीजें इनमें मिल जाएंगी। नाम क्या होने चाहिए चीजों के, इस पर भी डायलॉग है। ठीक है, या नाम कैसे रखे गए हैं, नाम आए किधर से हैं चीजों के। फर्स्ट, ये हर कोई सवाल सोचता है कि यार पहली बार किसने इस चीज को ये कह दिया होगा। तो रिलीजन तो कह देता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने बता के भेजे थे नाम। ठीक है, लेकिन फिलोसॉफिकल इसकी क्या एंडेवर्स हैं, कहाँ क्या क्या गुफ्तगू है, इसको भी आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग मीनू में शायद शुरू करता है। मैंने वो थ्योरीज तो मुझे याद है, लेकिन ये शायद मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मीनो
डायलॉग है जिसके अंदर ये डिस्कशन है लव के आइडिया के ऊपर, गॉड के आइडिया के ऊपर। गॉड ऑफ लव ही वो कहते थे उस टाइम पर, वो हर चीज का गॉड जो मानते थे। लेकिन लव के आइडिया के ऊपर उसके पास उनका सिंपोजियम का डायलॉग, तमाम तरह के दुनिया के जो लव की डिस्क्रिप्शंस मौजूद थी उस टाइम पर भी, और अभी तक भी 90% डिस्क्रिप्शन वो सिंपोजियम में डिस्कस हो गए हैं। इसी तरह अगर आपने लव के अलावा देखना हो लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको अलग से मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है। अफलातून आप, इसीलिए हमारी तमाम तर इल्मी रवायत की जड़ है कि तमाम तर इल्मी रसूमात जो अभी भी हम अदा कर रहे हैं उन सब के ऊपर उसका काम मौजूद है। तो अभी कोई और सवाल हो किसी चीज के बारे में, कि कोई आइडिया ऐसा कि जिसके ऊपर आप ये चाहें कि जी इस पे अफलातून ने किस किताब में लिखा है, तो मैं बता देता हूँ। सर वो लव का जरा बता दे, वो लव के मुतालिक उसने सिर्फ एक ही डायलॉग में सारी बात की है। अक्सर व बेशतर बात सिंपोजियम में ही हो गई है। प्लेटोनिक लव उसकी टर्म मौजूद है अभी तक, हम अभी भी प्लेटोनिक लव की टर्म यूज करते हैं कि जो आइडिया ऑफ लव वो प्रेजेंट करता है। तो प्लेटोनिक लव जो होता है उसकी मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको ये दे दूं कि प्लेटोनिक लव आज के मॉडर्न लव से 180 डिग्री पे खड़ा मिलेगा आपको। जो आज कंसेप्शन है कि आपने इंसान को उसके तमाम तर अच्छे अवामिल और बुरे अवामिल के साथ जूं का तू कबूल करना है, फिर आप मोहब्बत कर रहे हो उस शख्स से। यानी ये कि जी महबूब की बुराई भी अच्छाई लगे, ये जो लव की कंसेप्शन है, ये रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ लव जो है, अफलातून इसके बखिए उधेड़ देता है। अफलातून ये जी जी कहता है कि मोहब्बत है ही ये कि आप अपने महबूब को मजीद बेहतर होने की तरगीब करें और उसके काबिल बनने के लिए खुद को भी बेहतर करते रहें। इंसान अपने सफर में, इल्मी और अमली सफर में ओज का रास्ता पाता इश्क के जज्बे से ही है, लेकिन वो सूफियाना अंदाज में भी नहीं कि जो हमारे तरीकत वगैरह में आपको मिलेगा। और ऑब्वियसली वो तो एक परफेक्ट बीइंग के साथ लव है, तो उसमें तो आप नहीं कह सकते कि अगला भी बेहतर हो, वो है उधर ऑलरेडी। लेकिन जो कंसेप्शन है वो क्या है प्लेटोनिक लव के अंदर, कि आपको आपकी वजह से आपका महबूब बेहतर हो और महबूब की वजह से आप बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटोनिक लव जो है ये सेक्स काफी हद इंटरकोर्स तक नहीं होता रैशनल है। सर। नहीं नहीं, ये फजूल बात जोड़ी हुई है उन्होंने। ये बात जो है आपको अगर गूगल सर्च आप करेंगे तो ये तासुर मिलेगा कि उसमें सेक्स नहीं है। वहां ये कह रहा है प्लेटो सिंपोजियम में कि ये प्रोएटी नहीं है। लव जो है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का टूल नहीं है, वो आपके ह्यूमन रियलाइजेशन का टूल है कि आप अपने इंसान होने को क्वालिफाई करें, इस हद तक भी आए आदमी से इंसान बने, और फिर इंसान जिस हद तक औज और पा सकता है, अपना मिराज पा सकता है, उस हद तक की मिराज को जिस जज्बे ने गाइड करना है, वो जो टूल उसका बन सकता है वो लव है। ठीक है, यानी उसमें ये बात हरगिज नहीं है वो ये कह रहा है कि महबूब और आशिक जो है वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। वो करें, वो प्रोएटी नहीं होनी चाहिए, या यूं कहना चाहिए कि वो उस चीज की लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने का एम्बिट नहीं होना चाहिए कि जी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो ये इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि दे लव ईच अदर। ठीक है, प्लेटोनिक लव में ये चीज आ गई हुई है, और मुख्तलिफ फिलोसफी ग्रुप्स में आप देखेंगे कि इस पे बीम्स बन रही होती हैं, और वो बिल्कुल सही बन रही होती हैं कि वो जी कोई एक बंदा है और प्लेटो किसी को प्रपोज कर रहा है, और दूसरी तरफ बंदा खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि विल हिज लव बिकम म्यूचुअल और इट विल स्टे प्लेटोनिक, और आगे से प्लेटो की तस्वीर बनी और वो कह रहा है दैट्स नॉट व्हाट इट मींस। ठीक है, तो इस किस्म की कंसेप्शन आ गई हुई है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, लेकिन वो सेकेंडरी है, और उसकी भी फुलफिलमेंट यही है कि आप उस सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो प्लेयर हासिल करते हैं वो आपको फिर फोर्स करे कि आप दोनों बेहतर हो। ठीक है, एक दूसरे को क्वालिफाई करवा सके। तो ये प्लेटोनिक लव जो है उसका आइडिया है कि आप अपने महबूब को उसकी अच्छाइयों के वजह से बहुत पसंद कर रहे हैं, और फिर ये चाह रहे हैं कि इसमें ये जो ऐब है ये क्यों रहे। ठीक है, तो ये उसके खत्म होने के लिए भी निशानदेही कर रहे हैं उसको भी, और फिर अपने आप के अंदर भी ये जज्बा रख रहे हैं कि वो आपको बताए। यानी प्लेटोनिक लव भी ऑब्वियसली वन साइड भी हो सकता है, म्यूचुअल भी हो सकता है। तो म्यूचुअल में ये फिर मजीद दो तरफा हो जाएगा, वो आपको बेहतर से बेहतर रखना चाह रही है या चाह रहा है, और आप उसको चाह रही हैं या चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर हम जिनसी है तो चाह रहे हैं और चाह रही है। ठीक है, मैंने कहा जेंडर सारे बोल दूं, कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। सर अच्छा ये जरा तो
सवाल का जवाब दे देंगे। जी जी। To which extent we can rationalize love? Every extent according to Plato, because कोई भी जज्बा और कोई भी तसव्वुर, कोई भी जज्बा और कोई भी हिस्सी एक्सपीरियंस वो बुनियादी तौर पर आपके शऊर के अंदर मौजूद है। ठीक है, क्या आपको वो सब याद आ जाएगा, ये इशू है। ठीक है, प्लेटो ये नहीं कह रहा, सॉरी, प्लेटो ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ याद आ जाना है, मौजूद है। तो हमारा जितना भी सोचने का अमल है, अगर उसमें कोई कमी बेशी रह जाती है और हमेशा ही रह जाती है, तो वो हमारे सोचने और समझने या याद करने की कोशिश करने के अमल की कमी बेशी है। ऐसा नहीं है कि पीछे वो समझने की कोशिश नहीं थी। तो लव के बारे में या किसी भी जज्बे के बारे में, गुस्सा हो तो तहकीर हो, सुपरियोरिटी का जज्बा आ जाए, कुछ भी हो, ये तमाम रैशनलाइज किए जा सकते हैं। प्लेटो ये क्लेम करता है इस चीज को समझते हुए कि हम सब शायद उस दर्जे तक पहुंच ना पाए। ठीक है, तो ये रैशनलाइज ऑब्वियसली करने की टर्मिनोलॉजी जो है वो बड़ी मुतनव्वे है, यानी डाइवर्स है। वो आप किस अंदाज में कह रहे हैं, वो अगर फॉलो अप क्वेश्चन में कहीं वो बताएं तो वो हम उसको मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। यहाँ रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि जो इंट्रिंसिक आइडिया आपकी रैशनैलिटी में मौजूद था, आप उसके साथ उसको अलाइन कर लें, या वो आइडिया आपको याद आ जाए और आप उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ये रैशनलाइजेशन। अगर वो रैशनलाइजेशन जो आम कही जाती है कि एक चीज का तसव्वुर अच्छी तरह से समझ लेना, तो वो अफलातून का मसला नहीं है। वो ये कहता है कि वो आपके याद आने का अमल है, सारा शायद ना याद है। तो ये उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल है। मेरा ख्याल है 1 घंटा तो इसी गुफ्तगू में हो गया। हम प्लेटो पे नशिस्तें जो है वो बढ़ा लेते हैं। अब अगर मैं मेटाफिजिक्स या इखलाकियात या इवन उधर जाऊं, तीसरा जो बड़ा है उसका रियासत का फिर निज़ाम, एक यानी ये लास्ट 3 रह गए। जी, जी, एक हाँ लास्ट भाई। क्वेश्चन फिर हम आगे चलते हैं। जी जी जी। ये जो एंशिएंट ग्रीक्स के अंदर जो लव के मुतालिक जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि मैनिया हो गया या फिर अगैप हो गया या फिर फिलिया हो गया, तो इसके मुतालिक भी प्लेटो ने कहीं बात की है? नहीं, ऐसा ऐसा वो लिंग्विस्टिक में आ जाएगा ना। और ऑब्वियसली ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है सिंपोजियम के अंदर। अगर आप उसको देखें, सिंपोजियम इज वन ऑफ द लेंथियर डायलॉग्स जो अफलातून ने लिखे हैं सिमेंटिक अदर फील्ड देन है वो रिपब्लिक। वहाँ पे। हाँ, वो सिमेंटिक की फील्ड में आएगा। सिमेंटिक्स की डिस्कशन में ऑलरेडी कह रहा था कि शायद मीनू में हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो उधर अगर कहीं आया हो तो आया हो, लेकिन उधर मेरा ख्याल है आया नहीं है मीनू, जब मैंने पढ़ा है। तो लेकिन ये है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जितनी भी है लव की, क्योंकि वो सिंपोजियम जो है ना, अब सिंपोजियम लफ्ज से ही आपको मिल रहा होगा कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो वो बहुत सारे लोग, तकरीबन हर जो शख्स वहां पर मौजूद है, वो एक डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ लव रखता है। जो उस टाइम पर सारी राइज हैं वो सारे उसने बयान किए हैं, और सुकरात फिर अपनी रखता है डेफिनेशन ऑफ लव एंड कंसेप्शन ऑफ लव। और ऑब्वियसली मैं ये अंडरस्टूड समझ रहा हूँ कि सब जानते हैं कि अफलातून के हर डायलॉग में, तकरीबन हर डायलॉग में, सुकरात ही बेसिकली अफलातून के नजरियात को पहुंचा रहा है। कहीं डायलॉग्स में अफलातून खुद नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं ये गुंजाइश पाई जाती है कि शायद अफलातून जो है वो अपनी बात किसी दूसरे करेक्टर से भी करवाए सुकरात के अलावा। लेकिन उस पर अभी बहुत सारी डिस्कशंस और बहसें मौजूद हैं। वो प्लेटोनिक पीएचडीज करने वाले डॉक्टर्स जो हैं वो करते रहते हैं। तो लेकिन वो वो एल्सी हमारा ये नहीं बाइट्स आज का मौजूद। एल्सी बेट्स है। वो एल्सी बेट्स खातून थी मेरे ख्याल से, सोक्रेटिस के साथ जी जी उनका चक्कर था। जी जी जी। वो वही उसके वही पे ना, वो हमारे बहुत। एम्बिट से बाहर। तो मैं ये कह रहा था कि एंड कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस वगैरह आप वो मजीद कर लें। तो जी, अभी क्वेश्चन हमारी आज हमारी एपिस्टेमोलॉजी हुई है। तो अभी हमने मेटाफिजिक्स भी करनी है और पॉलिटिकल साइंस उसकी, और फिर चौथी जो है एथिक्स। यही 3 बड़ी हैं जो अभी रह गई हैं, इखलाकियात ऑब्वियसली। तो तो अभी ये, सर, अगर आपके जी पास थोड़ा सा वक्त हो, जी जी तो जी ये जो तीन चीजें रह चुकी हैं, इनको फिर इंशाल्लाह जी। ताला हम बात करेंगे। बाकी वो हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है, तो साइंटिज्म। हाँ, वो तो जेल से निकल गया। अच्छा तो अच्छा, हाँ वो कर लेते हैं। यहाँ पर कैसा चाह रहे हैं कि अभी उन तीनों को बयान कर दिया जाए या फिर साइंटिज्म पे आ नहीं, जाए? साइंटिज्म पे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं, ताकि उसकी भी बुनियाद पड़ जाए, अगर बाद में कुछ लोग मजीद इस गुफ्तगू पे मजीद डिस्कशंस वगैरह फूट सकें।
क्योंकि किसी किस्म की स्टेगनेंसी ना आ जाए कि एक ही टॉपिक पे नशिस्तवार जो है वो बार बार डिस्कशन कर रहे हो नशिस्त के प्लेटफॉर्म से। तो नए से नए टॉपिक्स तो कम से कम ओरिजिनेट हो जाए, उन पे डिस्कशन फॉलो अप भी हो सकती है। तो जी साइंटिज्म पे जो मुझे बुनियादी 2-3 बातें करनी है वो मैं कर लेता हूँ। ये कोई इस तरह से प्लान्ड डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये कि साइंटिज्म के बारे में एक बुनियादी बात जो शुरू करनी चाहिए हमें, वो ये कि साइंस जो है या कोई भी जो इल्म है वो अपने अंदर फलसफे से फूटता है। तो साइंस कहाँ फूटती है? साइंस हमारे मॉडर्न फिलोसफी के अंदर, जो हमने स्केप्टिसिज्म जो हमने कॉन्टेक्स्ट में भी बात की सारी अफलातून के कॉन्टेक्स्ट में, वहां से फूटती है। यानी व्हाट गिव्स अस सर्टेनिटी अबाउट समथिंग, कि नॉलेज की सर्टेनिटी कहां से आती है। तो हाउ कैन वी बी सर्टन ऑफ व्हाट वी नो? तो उसका आज की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आंसर ये है कि उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और मैनिफेस्टेशन हो जाए। ठीक है, तो इसमें कोई कबाहत मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर एक चीज साइंटिफिकली प्रूव हो जाए या साइंटिफिकली डिसप्रूव हो जाए, तो उसके बारे में जिस हतमियत से हम इल्म रखने का दावा कर सकते हैं, वो हम किसी और फिलोसॉफिकल मेथड या फिलोसॉफिकल इंक्वायरी से हम शायद नहीं कर सकते। और भाई आज लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया, आजकल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया। आजकल जी जी कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, साइंटिज्म की बात करते हैं, तो वो जी आजकल ये होता है कि हम साइंटिज्म में ये लाते हैं कि साइंस जो है वो आज हमें बताती है कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है। जी जी, नहीं नहीं, वो तो मैं उधर आने लगा था। मैं उसी की बुनियाद डाल रहा हूँ इसी बात की कि ये ठीक है कि हमें इसमें कोई एतराज नहीं कि ये कहा जाए कि हतमियत जो है वो आज की दुनिया के अंदर या आज की मजमूई शऊर के अंदर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर साइंटिफिक मेथड ही प्रोवाइड करता है। कि साइंस अगर उसको साबित कर दे, एक्सप्लेन कर दे, मैनिफेस्ट कर दे, मैनिफेस्टेशन आप समझ ही रहे होंगे कि उसकी बुनियाद पर लॉज और उसकी बुनियाद पर टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स वगैरह फील्ड में जो भी करना वो शुरू कर दे, तो हमें बिल्कुल हतमियत हो जाती है कि ये ऐसे ही है। ठीक है, जैसे हम ग्रेविटी के बारे में एक हतमियत रखते हैं, हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में एक हतमियत रखते हैं कि हम ये नो करते हैं, नॉलेज है हमारी। तो इसमें कोई मसला नहीं है कि और भी जो भी चीजें हो, अगर वो साइंटिफिकली प्रूव हो जाए, तो हमारी उस इल्म के बारे में जो दावा है उसमें हतमियत जो है वो बढ़ जाती है और बढ़ जानी चाहिए। लेकिन जो दूसरा इसका काउंटर इफेक्ट पड़ा है वो क्या हुआ है कि हमें ये लगना शुरू हो गया है कि इसके अलावा बाकी कोई जो नॉलेज है, फिलोसॉफिकल मेथड है या तरीका है फलसफा करने का, वो बिल्कुल गैर हतमी है। ठीक है, मसला यहां पर आया है। तो जिस तरह मेरा ख्याल है मोहम्मद अभी आप बात कर रहे थे, पाकिस्तानी थियस्ट अभी बात कर रहे थे कि खुदा भी की जरूरत नहीं है, बस साइंस और ये सारा कुछ, तो वो इस एम्बिट की गुफ्तगू है कि हमने इसके अलावा जितने फलसफियाना गुफ्तगू है और फलसफियाना तरीक हैं उन सबको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, इसकी दूसरी इंतहा जो है वो हमारे यहाँ मुस्लिम उम्मत के यहाँ इस फलासफा मुस्लिम फिलासफा में पाई जाती है। ठीक है, कि वो जब कहते हैं कि साइंस तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ कागज ही कागज है और दिमाग ही दिमाग है। ठीक है, दिमाग में और कागज पे हमने जो बना दिया बस वही है, उससे हतमियत आ जाती है। वो इसकी दूसरी तरफ की आप यूं कह लें कि इंतहा है, कि जिसके ऊपर वो भी गलत हो जाता है कि आप बिल्कुल आप फिर वही हो रहा है कि फिलोसॉफिकल मेथड ज्यादा है। ठीक है, इसकी डिस्कशन दूसरी मैंने ये करनी थी और इसकी बुनियाद पर आगे साइंटिज्म पर गुफ्तगू करनी थी, तो वो मैं कर लेता हूँ अब। कि फिलोसॉफिकल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। होता क्या है कि हम सिर्फ कंटेंट देख रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो कंटेंट किस मेथड से प्रोड्यूस हुआ है। तो जितना भी फिलोसॉफिकल कंटेंट है वो किसी फिलोसॉफिकल मेथड से प्रोड्यूस हुआ होता है। साइंटिफिक मेथड इज वन ऑफ द फिलोसॉफिकल मेथड्स एंड देयर आर मेनी। ठीक है, सुकरात की हम बार बार अभी नाम आ रहा था, सोक्रेटिक मेथड एक फिलोसॉफिकल मेथड है। एरिस्टोटेलियन मेथड जो था, जो अरस्तु ने डिवाइस किया, जो डिडक्टिव मेथड है, वो एक फिलोसॉफिकल मेथड है। इसी तरह डिकार्ट जो है वो कार्टेशियन मेथड लेकर आता है, एक नॉलेज प्रोड्यूस करने का, एक इल्म प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। और वो जो इल्म प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका कंटेंट है, उस फिलोसॉफिकल मेथड का। तो साइंटिफिक मेथड जो है ये भी मुख्तलिफ, ये सिर्फ एक मेथड नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड
मुख्तलिफ फिलोसॉफिकल मेथड्स पर खड़ा हुआ है। इसकी बुनियाद में बेकन का इंडक्टिव मेथड भी है, इसकी बुनियाद में जॉन स्टुअर्ट मिल का इंडक्टिव मेथड भी है, इसकी बुनियाद में कार्ल पॉपर का फालिबिलिस्टिक मेथड भी है, इसकी बुनियाद में अरस्तू का डिडक्टिव मेथड भी है। तो और बहुत से फिलोसफर्स के फिलोसॉफिकल मेथड्स जो है, जो इसका एक पूरा मजमुआ है जिसको आज हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो अब होता क्या है, ज्यादती क्या होती है, जिस बुनियादी उनसर की तरफ निशानदेही करनी थी वो ये है कि हम एक फिलोसॉफिकल मेथड से प्रोड्यूस हुए कंटेंट को, नॉलेज को जज करने के लिए किसी दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड को ले आते हैं। यानी ये कि जो प्योरली ऑन्टोलॉजिकल या प्योरली कॉस्मोलॉजिकल या इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिलोसॉफिकल मेथड से प्रोड्यूस हुए होंगे, मेथड को फॉलो करके प्रोड्यूस हुए होंगे। इनको जज करने के लिए हम दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड से नहीं आ सकते। इसके अच्छाई बुराई कमी बेशी को जज करना उसी मेथड पर किया जाएगा। बहस कहां हो सकती है कि आप किसी एक फिलोसॉफिकल मेथड को किसी दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड से अच्छा समझते हैं, तो फिर बहस कंटेंट से हट जाएगी कि जी फलां डिडक्टिव मेथड जो है फलां बंदे का यानी अरिस्टोटल का, या चलें डिकार्ट का डिडक्टिव मेथड, इसने जो कंटेंट प्रोड्यूस किया है इस पे आप किसी दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड से जब अटैक कर रहे हैं तो आप फिर कंटेंट को नहीं बहस कर सकेंगे। आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि ये जिस फिलोसॉफिकल मेथड की मैं बात कर रहा हूं इसका कोई ऐसा तजाद पाया जाता है दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड से, लिहाजा मैं इसको मानते हुए उस पूरे फिलोसॉफिकल मेथड को ही नहीं मानता, लिहाजा उससे जो भी कंटेंट प्रोड्यूस हुआ है वो सब का सब गलत है। तो साइंटिज्म के साथ क्या, साइंटिज्म बेसिकली अपनी जड़ में क्या है कि साइंटिफिक मेथड के अलावा जितने भी फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं वो सब के सब गलत हैं, या कम अज कम उन सब के सब में ऐसी कमियां मौजूद हैं जो हतमियत नहीं दे सकते नॉलेज की, लिहाजा हम किसी को नहीं मानते, किसी भी कंटेंट को नहीं मानते जो किसी भी और फलसफियाना मेथड से प्रोड्यूस हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ उस फिलोसॉफिकल कंटेंट को मानेंगे जो फिलोसॉफिकल मेथड ऑफ साइंस, जिसको हम फिलोसफी ऑफ साइंस कहते हैं, जो उस मेथड से कंटेंट प्रोड्यूस हुआ है हम सिर्फ उसे मानेंगे। अपनी बाबा जड़ यहाँ में मुझे एक बात साइंटिज्म आती ये है, है। जी यहाँ मुझे जी एक जी बात आती है कि जी जब ये बंदा कहता है ना कि साइंटिज्म ही हमारे पास यार्डस्टिक है फॉर ट्रुथ, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप इसको साबित करके दिखाओ, साइंस के जरिए साबित करके दिखाओ, इस प्रपोजिशन को साइंटिज्म के जरिए साबित करके दिखाओ मुझे, जी जी सेल्फ मतलब साइंस के जरिए साबित नहीं, करके। ये तो खैर ज्यादती तो हो जाएगी ना। किसी भी मेथड की जस्टिफिकेशन वो मेथड खुद थोड़ी हो सकता है। ये तो आप गेम डाल देते हैं ना जिस भी बेचारे के साथ डालते हैं, क्योंकि ये है कि मैं ये कहूं कि जी डिडक्टिव मेथड है, ठीक है, और वो सही मेथड है, तो आप मुझे कहें कि जी ये डिडक्टिवली साबित करके दो, तो मैं करने जैसे ही जाऊंगा वो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। एक चीज अपने ऊपर दलील तो नहीं हो सकती। तो ये ठीक है, आप कह सकते हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो साइंटिफिक मेथड को गलत साबित करने का तरीका क्या है कि आप साइंटिफिक मेथड की जड़ के अंदर जो फिलोसफीज मौजूद हैं उनके अंदर दिखा दें कोई मसला या तजाद, या आप ये करें कि उसका कंटेंट उसके मुताबिक जज करें और उसके कंटेंट को निगेट कर दें। ठीक है, दो ही ऑप्शन है, या तो पूरा मेथड उड़ा दो या उसका कंटेंट जो उससे प्रोड्यूस हुआ है उसको उसके मेथड के ही मुताबिक उड़ाओ। सर ये एतराज नहीं इधर किया आता जा है सकता फात कि में, मसलन आपकी आवाज डिस्टोर्ट हो रही है बहुत ज्यादा ना, माइक जो है मुझे सॉरी, समझ नहीं आई। मैं कह रहा था सिर्फ एतराज इधर आता है मुझे कि आप सिर्फ साइंस को इस्तेमाल करते हुए आप ये कह रहे एग्जैक्टली वो हैं, मैं ये एग्जैक्टली मेरा एतराज यही आता है, मैं ये नहीं वो कह तो रहा मैं वही कह रहा हूँ, कि वो तो मैं वही उसी चीज की निशानदेही कर रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप एक फिलोसॉफिकल मेथड को ऐसी फोकियत दे दें कि बाकी तमाम फिलोसॉफिकल मेथड्स जो हैं वो गलत हैं। ये कहते हुए आप, जब आप ये कहते हैं तो आपको ये बड़ा आसान लगता है, आपका कहने का दिल करता है आप कहें, लेकिन इसको साबित करते हुए हाथ पांव की पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि खुद साइंटिफिक मेथड बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल मेथड्स पर खड़ा है। अभी मैं एक फहरिस्त गिनवा गया आपके सामने और मजीद जी छोड़ जी गया। ठीक है, पॉपर का मेथड हो, इंडक्टिव मेथड हो मिल का, बेंथम उसका, बेकन का, डिडक्टिव मेथड अरिस्टोटल का, डिकार्ट का भी इवन,
और बहुत से मेथड्स, तो वो सारों का एक मजमूआ है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि जहां जहां इंडक्टिव मेथड साइंटिफिक मेथड की बुनियाद बनाए वो ठीक है, इसके अलावा जो उसने दूसरे मेथड या दूसरा कंटेंट प्रोड्यूस किया वो सारा गलत है। ठीक है, मसला ये होगा जब आप सिर्फ मसला ये है सर, साइंटिफिक मेथड के कोई इल्म ऊपर नहीं है लोगों चलेंगे। को इसके बारे में, लोगों को इल्म ही नहीं है कि कहाँ खड़ा हुआ कहाँ है ऑब्वियसली साइंस, लोगों को इल्म नहीं है इस नहीं, बात वो का, इसलिए वो वो इशू इस ये तरह है के कि लोग वो इशू ये है कि लोग फिलोसफी पढ़ते हैं, लोग फिलोसॉफिकल मेथड्स नहीं पढ़ते। ठीक है, ये भी वैसे मैं जायद बात कर गया कि लोग फिलोसफी पढ़ते हैं। चलें, ये कहना चाहिए कि लोग फिलोसॉफिकल मेथड से प्रोड्यूस हो चुके कंटेंट पे बहसें करते रहते हैं, ये समझे बगैर कि ये किसी मेथड की प्रोडक्शन है, और अक्सर व बेशतर दो मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले दो मुख्तलिफ फिलोसॉफिकल मेथड्स के अंदर फंसे होते हैं। तो वो एक दूसरे को रीच भी नहीं कर पा रहे होते। मसलन एक शख्स को कोई गैर मरई वाकया सुनाया जा रहा है, और वो ये कहे नहीं जी मुझे साइंटिफिकली साबित करके दो। ठीक है, तो वो नहीं हो रहा, वो साइंटिफिक मेथड का कंटेंट नहीं है। आप उस कंटेंट को जब रिजेक्ट करो तो फिर आप ये कहो कि ये जिस मेथड से, जिस फिलोसॉफिकल या थियोलॉजिकल भी इवन कुछ मेथड्स होते हैं उनसे आया है, वो गलत है, हम उनको नहीं मानते। आप उन मेथड्स पे क्रिटिक करो, आप सिंगुलराइज करके नॉलेज कंटेंट पे बहस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इशू ये आ रहा होता है। और हम आगे चल के फिलोसॉफिकल मेथड्स भी मुख्तलिफ देख सकते हैं। हम इवन हेगल का डायलेक्टिकल मेथड देख सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर तो पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो लीनियर की बजाय स्पाइरल हो जाती है। ठीक है, इब्ने खल्दून का जो हिस्टोरियोग्राफिकल मेथड है उसके अंदर हिस्ट्री जो है वो साइक्लिकल हो जाती है। तो कहीं स्ट्रेट इब्न है जो हितम का भी जो है साइंटिफिक अरिस्टोटेलियन थॉट है। मेथड, जी जी। इब्न हितम का जो साइंटिफिक मेथड है जी वो भी मेरे ख्याल से जो स्टार्ट हुआ था उसने ही बुनियाद रखी थी, बाकी साइंटिफिक मेथड उसके ऊपर ही आए मेरे ख्याल से, इब्न हितम ने नहीं, रखा था बुनियाद। वो तो वो एक है, वो भी एक नाम है। साइंटिफिक मेथड की जड़ें जो हैं वो अरस्तू के डिडक्टिव मेथड तक जाती हैं। साइंटिफिक मेथड एक अमेलगमेशन ऑफ वेरी रिच फिलोसॉफिकल मेथड्स है। ठीक है, जी तो जी, प्रेडिकेटेड है इसके ऊपर। एग्जैक्टली तो वो ये समझना पड़ता है कि साइंटिफिक मेथड, मिसाल के तौर पर फालिबिलिज्म जो है वो तो एक ऐसी जड़ बन चुका है साइंस की कि फालिबिलिस्टिक मेथड से हटकर अगर कोई साइंस का बंदा कोई बात करने की कोशिश करे तो वो साइंटिफिक बिल्कुल नहीं मानी जाती। तो ये सारे मेथड्स पढ़े जाएंगे तो फिर समझ आएगी कि किस तरह से डिस्कशंस मेथड्स की है। डिडक्टिव मेथड वाला इंडक्टिव मेथड कोई नहीं मान रहा। ठीक है, और इंडक्टिव मेथड वाला डिडक्टिव मेथड कोई नहीं मान रहा, लिहाजा उससे प्रोड्यूस्ड तमाम कंटेंट्स जो हैं दोनों तरफ वो एक दूसरे के लिए बहस का हिस्सा ही नहीं रहते। बहस का हिस्सा बनाने के लिए मुझे अपना फिलोसॉफिकल मेथड बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो सकता है अभी बिल्कुल यूं कह लें कि हवाई सी लग रही हो, क्योंकि अभी हमने वो मेथड्स पढ़े नहीं है। तो मेथड्स और उनसे प्रोड्यूस होने वाले कंटेंट्स की बुनियादें अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें ये चीजें वाजे होंगी कि एवोल्यूशन की थ्योरी मिसाल के तौर पर जब आती है तो उसको रिलीजियस या उसको किसी भी तरह के दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड से जब रद्द करने की कोशिश की जा रही होती है तो हम बेवकूफी कर रहे होते हैं। हमें उसको साइंटिफिक मेथड ही से रिजेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहस ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, पैरेलल बहसें चलती रहती हैं, एक दाएं को जा रहा है एक बाएं को जा रहा है, और लोगों को लग रहा है शायद इनकी आपस में कोई बहस हो नहीं रही होती। तो एवोल्यूशन हो या इस किस्म की कोई भी चीज हो, इसी तरह जो वो लोग हैं, ये मैं इसको अब थोड़ा सा ग्राउंड कर रहा हूँ, आपके दाएं बाएं जो बहसें हो रही हैं उसके साथ इस बात को ग्राउंड कर रहा हूँ, तो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जी मिसाल के तौर पर जाकिर नाइक वगैरह या इस किस्म के जो लोग हैं उन पर एक एतराज आ रहा होता है कि जी साइंस से क्यों दलील ला रहे हो जी इस्लाम की। ठीक है, तो बेसिक वो बात ये हो रही होती है कि ये जो कंटेंट है, जो रिलीजियस कंटेंट है, ये जिस फिलोसॉफिकल मेथड से का कंटेंट है, जिससे प्रोड्यूस हुआ है, वो मुख्तलिफ है साइंटिफिक मेथड से। लाजमी नहीं कि उसका तजाद हो कि आप ये कहें कि फिलोसफी और साइंस कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन बात यह है कि ये कंटेंट साइंटिफिक मेथड से प्रोड्यूस नहीं हुआ, लिहाजा ना ये उससे रद्द हो सकता है ना ये उससे साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन भी बेसिकली यही हो रही होती है अपनी कोर के अंदर। लोग कंटेंट की बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कि जी साइंस से नहीं होना चाहिए, साइंस ये थोड़ी साबित कर सकती है, साइंस वो थोड़ी साबित कर सकती है। असल में इन तमाम जुमलों का मुद्दा क्या है
कि साइंटिफिक मेथड से बाहर के कुछ मेथड्स हैं जिनके कंटेंट पे डिस्कशन हो रही है, लिहाजा ये साइंटिफिक मेथड से साबित या रिजेक्ट नहीं होगी। एंड द अदर वे अराउंड, साइंस की जो चीजें हैं, जो कंटेंट साइंटिफिक मेथड पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो दूसरे मेथड्स की बुनियाद पर रादी या सही नहीं होंगे। वो यही होगा कि फिर आप पूरा साइंटिफिक मेथड उड़ा दें, या आप पूरे का पूरा दूसरा रिलीजियस मेथड उड़ा दें अगर आप साइंटिफिक है तो असल इशू ये है जिसको मैं बुनियाद बनाना चाह रहा था आगे आने वाली कई डिस्कशंस की, कि जो इसी तरह के एम्बिट्स में हो रही होती हैं कि जब हम एक फलां चीज वर्सेस फलां चीज की बहस देखना शुरू करते हैं, 3-3 4-4 घंटे हमारे दाएं बाएं बहसें हो रही हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं, और वो सारे इसी स्यापे में पड़े हुए हैं कि सबका पर्सपेक्टिव भी जो बिल्ड हुआ हुआ है वो किसी एक फिलोसॉफिकल मेथड में हुआ है और कोई दूसरा किसी दूसरे में है, और वो आपस में बहस किए जा रहे हैं, नतीजा कोई निकल ही नहीं सकता क्योंकि वो एक दूसरे के बुनियादी कुछ सुतून के ऊपर ही इकट्ठे नहीं है। ठीक है, तो ये एक बुनियाद मैं कहना चाह रहा था। और साइंटिज्म को मैं वो जो कहना चाह रहा था मैं फिर रिपीट कर दूं कि कह तो मैं गया अंदर, कि साइंटिफिक मेथड ही नहीं है, और मेथड्स भी हैं, और वो गोस आप ये कह पाए कि जी साइंटिफिक मेथड जैसी सर्टेनिटी या हतमियत नहीं दे सकते आपको नॉलेज की, लेकिन वो भी सर्टेनिटी और नॉलेज की हतमियत आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर देते हैं और दे सकते हैं, और कुछ जगहों पर कुछ खास कंटेंट में साइंस से भी ज्यादा हतमियत दे सकते हैं। तो ये जो मामला है इसको इस तरह से डील करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप अ, इन दोनों को आपस में इंटरमिंगल भी करने की कोशिश करें और फिर कोई रेजोल्यूशन भी हासिल करने की कोशिश करें, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इस बारे में मुझे ये चंद गुफ्तगू करनी थी। कोई सवाल वगैरह हो तो वो कर लें आप। एक सवाल था, अगर मेरे ख्याल से रेलिवेंट है ही नहीं, पता मुझे, मगर मेरे ख्याल में अगर आप इसको इस तरह लेके चलें तो आपके मुताबिक एक्सप्लेनेटरी पावर साइंस के पास सबसे ज्यादा है, अगर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग में तो नहीं किया, मैंने सही आपको इंटरप्रेट किया है? जी जी जी, मतलब ये कि एक्सप्लेनेटरी पावर तो नहीं कहना चाहिए, उस एक्सप्लेनेशन की मैनिफेस्टेशन की गारंटी। ठीक है, यानी मैनिफेस्टली वो आपके सामने आ जाएगी चीज, यानी एक्सप्लेनेशन हवाई होगी तो वो किसी की भी एक जैसी है। साइंस आपको एक्सपेरिमेंटली इंपिरिकल एविडेंस दे देती है। ठीक है, तो वो ये बात होती। ओब्वियसली अभी हम इंपेरिसिज्म और उसकी गुफ्तगू के अंदर एक बात मिस कर गए जो जी जी, इस चीज की बुनियाद है। तो मैथोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो है वो पूरा मुकदमा उसके ऊपर आता है। तो मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि अगर लेते हैं मौजज़ात को, तो हम जी, मौजज़ात को नेचुरल वर्ल्ड के अंदर लेते हुए हम साइंस के थ्रू कर सकते हैं verify। मुझे आपके सवाल समझ नहीं आ रहे। कहीं ना माइक में डिस्टॉर्शन है आपके, या हैंड्स फ्री लगा के निकाल के देखें, या चार्जर अगर लगाया होगा तो कुछ तब्दीली करके देखें। कहीं कुछ ना अब ठीक है हुआ है? लगातार, नहीं बैकग्राउंड में वो लगातार है। वो पता नहीं दूसरों को वैफा आपको ये इस तरह से हो रहा है पाकिस्तानी थियस्ट के माइक के साथ इशू, या मुझे ही हो रहा नहीं नहीं, जो ये यूनिवर्सल है, ये आपका कुछ अलग से नहीं है, यूनिवर्सल है है? सर। यूनिवर्सल। बहुत कायनात अच्छे, में फैला हुआ लगता है। माशा। अच्छा, हाँ बेहतर वही हुआ है, है? उस नहीं उसी तरह ही है सूरत है। खैर आप सवाल कीजिए, कुछ कुछ पहुंच रही है बात आपकी। अच्छा, मेरी बात पहुंच रही है, तो मेरा सवाल इतना था जी कि अगर हम मौजज़ात को लेते हैं, जी हम मौजज़ात को अगर हम लेते हुए हम उसको verify कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं मौजज़ात, तो जी, उसको हम verify कर सकते हैं साइंस के थ्रू। क्या कर सकते हैं साइंस के थ्रू? वेरीफाई, अच्छा, सवाल जी है फिर आपसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, अब सही हो गया, मैं समझ गया। तो अ, मौजज़ात जो हैं वो आप यूं कह सकते हैं कि जिस अ, अब मैं चूंकि वो टर्मिनोलॉजी रेलेवेंट बनाना चाह रहा हूँ इस बात से, वो ये है कि जिस फिलोसॉफिकल मेथड से मौजज़ात की
यूं कह लें कि एक पॉसिबिलिटी उभारी जा सकती है। आप इस पॉसिबिलिटी को साबित जिस फिलोसॉफिकल मेथड से करते हैं ना, इस पॉसिबिलिटी को कि ये हो सकता है, हुआ है या नहीं हुआ वो एक और मुख्तलिफ चीज है, लेकिन ये कि ये हो सकता है। बल्कि इससे एक बड़ा जरूरी पॉइंट मुझे याद आ गया मेरे इस जुमले से, तो उस पे भी अभी गुफ्तगू करते हैं कि एक मौजज़ा अगर हो रहा है तो साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये मैं अगर भूल भी जाऊं पिछली बात करते हुए तो ये मुझे याद दिला दें। अच्छा, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कि जिस चीज से आप जिस फिलोसॉफिकल मेथड से आप ये पॉसिबिलिटी जस्टिफाई करते हैं कि मौजज़ा हो सकता है, साइंस उस फिलोसॉफिकल मेथड को नहीं मान रही। ठीक है, यानी ये नहीं है कि एक मौजज़े की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकती, आ जाएगी तो आप भी उसको मौजज़ा नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन ये कि साइंस ये कह रही है कि मौजज़ा हमें आप जिस चीज को कह रहे हैं उसके पीछे ग्राउंडेड पॉसिबिलिटी जो है, मसलन हुआ तो यही है ना कि अब आंखों के सामने तो हुआ नहीं। ठीक है, तो अगर आंखों के सामने नहीं हुआ तो साइंस ये कह रही है ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस चीज की आप पॉसिबिलिटी वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब वो एक फिलोसॉफिकल मेथड के थ्रू पॉसिबल है, दूसरे के थ्रू इम्पॉसिबल है। मसलन इसको बड़ा वाजे कर लेते हैं, सीधे लफ्जों में कह देते हैं कि जी खुदा मौजज़ा करवा भी सकता है, कर भी सकता है। ठीक है, और साइंस ये कह रही है कि खुदा ही साबित कर दो फिर पहले मुझे। ठीक हो गया ना? एक मिसाल तो लेते हैं ना, एक मिसाल लेते हैं जी जी कि अब मेरे पास टेस्टिमोनियल एविडेंस है, मेरे पास उस मौजज़े का टेस्टिमोनियल एविडेंस है, ठीक है, और एक जी मेरे पास जी एक जी। ए प्रायोरी एविडेंस है। तो इस अच्छा, ये आर दीज एविडेंसेस इनफ टू कंक्लूड साइंटिफिक मेथड जो है वो, क्योंकि साइंटिफिक मेथड चलता है तकरीबन, तो अच्छा, अगर ये अब इस चलता पे है इसके आते ऊपर हैं। अब ये बात उसी तरफ आ गई। वो जो हम प्राइवेटली जब डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको एक बात कर रहा था मैं कि एक हजरत थे और वो लाइव स्ट्रीम में थे और वो गुफ्तगू हो रही थी पुनर्जन्म वगैरह के बारे में, ताकि आप समझ जाएं कि मैं किस डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर इसी किस्म की सिचुएशन आ गई थी कि एक जी टेस्टिमनी है जी, उसको न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया है और वो वाकया हुआ ही हुआ है। ठीक है, वो हुआ है। तो अब वो जो ऑब्वियसली साइंटिफिक माइंडसेट के आदमी थे वो ये कह रहे थे कि नहीं तो फिर इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताए ना आप हमें, या इसको साइंटिफिकली मतलब आप इसको मेथड बनाकर नॉलेज बनाकर कहें तो फिर मैं इसको मानूं या कुछ। तो ये इशू है बिल्कुल साइंस के साथ, और ये बड़ा इशू है कि वो इस बात को नहीं समझना भूल गए हैं कि चीजें होती हैं और साइंस उसे एक्सप्लेन करती है। ये नहीं होता कि सिर्फ वो चीजें होती हैं साइंस जिन्हें एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो जो आप बात कर रहे हैं वो किसी हद तक इसी की जड़ से फूट रही है कि एक मुआजिजा हो गया है अगर, तो अब ये साइंस ये नहीं कहेगी कि ये हुआ ही नहीं। मसलन अगर हो गया है, अगर मैं ऑन ग्राउंड करोड़ लोग इकट्ठे करके उनके सामने को मुआजिजा कर देता हूँ, कोई ऐसी चीज कर देता हूँ जिसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो साइंस अपनी बुनियाद में है क्या? वो ये है कि ये एक एक्ट हो गया है, अब इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन निकालनी है। ठीक हो गया ना? तो वो ये रिजेक्ट करेगी नहीं कि जी ये हुआ नहीं है, वो ये कहेगी कि इसकी मैं एक्सप्लेनेशन निकालती हूँ। अगर नहीं निकलती तब भी ये मैं इसे मौजज़ा नहीं समझूंगी, मैं क्या कहूंगी कि मेरे में भी कमी है, मैं बाद में कहीं ना कहीं इसकी एक्सप्लेनेशन निकाल लूंगी। ये तो ठीक हो गया। ठीक है, यानी ये फिलोसॉफिकल मेथड के अंदर की एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आप साइंस ने ये नहीं मानना कि कोई चीज अनसाइंटिफिक हुई है, बल्कि क्या कहना है कि कोई चीज मौजूदा साइंस की तरक्की से मावरा हुई है, तभी तो वो चल सकती है ना। मसलन कोई नया अमल हो जाए, मौजूदे वगैरह को छोड़ दें आप, कोई नई चीज होती है और साइंस कह दे कि ओ ये तो हुई अनसाइंटिफिक है, तो वो उसको पढ़ेगी क्या? मसलन कोई बीमारी है, मसलन कोरोना वायरस आया,
तो साइंस कह देती कि इसकी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन अगर नहीं है कि ये कैसे बना है या कैसे फूटा है या कुछ हुआ है या कैसे इसको रोका जा सकता है, तो साइंस कह दे कि जी मेरी तमाम तरह की जो अभी नॉलेज है उसके मुताबिक ये नहीं है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो ये कह दे कि बस ये अनसाइंटिफिक हो गया फिर। तो ऐसा नहीं होता, साइंस की तो सारी अमल ही है और प्रोग्रेस ही ये है कि वो क्या कहेगी कि ये कोई साइंटिफिक अमल ही हुआ है, उसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अभी हमारे पास नहीं है, और वो उसकी तरफ फिर सफर करना शुरू कर देंगे और फिर वो उसकी वैक्सीन और सारा कुछ वो निकालना उसी अमल का नतीजा होगा। तो मैं उस डिस्कशन में भी बड़ी मजे का खेज सूरत हाल पैदा हो गई थी कि वो ये कहे जा रहे हैं, एक तरफ ये बहस चल रही है कि जी ये वाकया पूरे के पूरे गांवों के सामने हुआ है और ये वाकया अखबारों में आया है, लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं, सारा कुछ हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, वाकया नेशन वाइड इंडिया का वाकया था वो, और वो दूसरे तरफ कहे जा रहे हैं, तो फिर बताएं ना इसकी क्या साइंटिफिक, वो उसका काम नहीं है, वो साइंटिस्ट का काम है। और अगर साइंटिस्ट अपनी हद्दुल विसा कोशिश के बावजूद नहीं बता पाते अभी कम अज कम, तो दूसरे को पूरा हक है कि वो किसी दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड से उसकी एक्सप्लेनेशन ले ले जो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, तो वो उसको मौजूदा कह दे, क्योंकि वो रिलीजियस फिलोसॉफिकल मेथड के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक्सप्लेन उधर तो हो गया कि अच्छा कि खुदा है या रब है या देवता है या ईश्वर है, और वो ये कैपेसिटी रखता है कि वो किसी को पुनर्जन्म दे दे या ये कर दे या वो कर दे, और उसको बता दे कि उसका दादा पिछले जन्म में क्या करता था और कहाँ कोई चीज उसने दफनाई थी, इस किस्म का कोई वाकया वहां चल रहा था, जिसका अंडर डिस्कशन था, तो वहां वो एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, तो वो पूरा हक रखता है कि वो उसको कबूल करे। अब अगर साइंस आती है और वो इसकी कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन बनाती है कि जिसमें ये लाजमी हो जाए कि देवता या ईश्वर का इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर कंट्राडिक्शन है। लेकिन जब तक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी ऐसी हो कि जिसमें ये अपॉर्चुनिटी मौजूद हो कि ये सारा कुछ जो साइंस एक्सप्लेन कर रही है ये किसी देवता ने किया है, तब तक भी वो बंदा राइट पे है, हक रखता है कि वो उन दोनों को माने और उसको पीछे उस दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड से भी माने और इसके साथ उसको मजीद सपोर्ट कर ले। यानी ये हो सकता है कि कोई कंटेंट डिफरेंट फिलोसॉफिकल मेथड्स का मैच कर जाए, दोनों एक ही कंटेंट प्रोड्यूस कर दें या एक टॉपिक के ऊपर सेम साइड पे आ जाए। जैसे मैं अभी कह रहा था कि रिलीजन और साइंस में भी बहुत सी चीजें एक साइड पे आ जाती है, तो बंदा जो है वो जरा दोहरी हतमियत हासिल कर लेता है कि जी ये मेथड भी यकीन दिलवा रहा है और ये भी, ये हो सकता है और ये फहद होना भाई, चाहिए। जी तो मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं एक तरह से कि हम साइंटिफिक मेथड की कुछ पैरामीटर्स हैं जैसा कि हम मानते ही हैं, जी तो ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं, जी मगर हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप छोड़ ही दें, मतलब डिसमिस कर दें साइंटिफिक मेथड को, ऑब्वियसली जी इसको भी जी 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 उसका काम है। जी जी मैं जी ये कहता हूँ कि हर मेथड के अपने पैरामीटर्स होते हैं और उसके आपको बिल्कुल लिमिटेड आउटकम्स निकलते हैं। तो बिल्कुल अब उतने पैरामीटर्स में जब पहुंचेगा ही नहीं जो है मेरिकल्स, तो आप किस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे साइंटिफिक मेथड को? उस एग्जैक्टली पैरामीटर्स में आप घुसाएंगे, किस तरह चाहेंगे, मतलब जैसे आप चाह रहे हैं एग्जैक्टली रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं। वो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो चीज उस पैरामीटर से बाहर है, ये दूसरा फिलोसॉफिकल मेथड कह रहा है। यानी क्या हुआ है कि हम जब ये कह रहे हैं कि ये ईश्वर ने किया है, तो ये जिस फिलोसॉफिकल मेथड का कंटेंट है, वो फिलोसॉफिकल मेथड ये कह करके ये ईश्वर का किया हुआ है, अब इसको साइंटिफिक मेथड के realm से बाहर निकाल रहा है। ठीक हो गया ना? साइंटिफिक मेथड ये नहीं कह रहा कि ये ईश्वर का किया हुआ है, मैं यही तो कह रहा हूं कि वो पैरामीटर्स जो हैं, हम जब एक फिलोसॉफिकल मेथड का पैरामीटर जज कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम ये ठीक है कि दूसरे पैरामीटर से खड़े दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड से खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन एक अमल हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन मुख्तलिफ फिलोसॉफिकल मेथड्स मुख्तलिफ दे रहे हैं। तो मेरी एक फिलोसॉफिकल मेथड की जो एक्सप्लेनेशन है, यानी रिलीजन ये कह रहा है कि जी ये देवता ने किया है, ये गॉड ने किया है, तो वो अपने इस कंटेंट की बुनियाद पर इसको साइंस के पैरामीटर से बाहर निकाल रहा है कि जी चूंकि गॉड के वो साइंस नहीं प्रूव या डिस्प्रूव कर सकती, लिहाजा ये साइंस के पैरामीटर से बाहर है। हो सकता है ये गॉड ने ना किया हो, ठीक है, ये तो आपके अपने फिलोसॉफिकल मेथड की एक्सप्लेनेशन आ गई ना। साइंस क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि नहीं, मैं नहीं मानती ये गॉड ने किया है, मैं मानती हूँ कि ये नेचुरलिस्टिक साइंटिफिक फेनोमेनन हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं भी निकाल के दे देती हूँ। तो आप जो कह रहे हैं ना कि वो उसके पैरामीटर से ही बाहर है तो उस पर अमल कैसे करेगी, तो नहीं, इशू ये है कि वो उसको अपने पैरामीटर में मानेगी, और जो भी दूसरा फिलोसॉफिकल मेथड ये कहने की ऐसा कोई कंटेंट लेके आएगा कि जो उसको
उसके पैरामीटर से ही बाहर प्लेस करने की कोशिश करे, वो उसको कहेगी कि बाहर रहो जरा, मुझे इस पे अमल कर लेने दो। हो सकता है ये मेरे पैरामीटर के अंदर ही हो, तो और इसकी अभी मुझे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा हो रहा हो, मैं अमल अमल करूंगी और मैं इस तक पहुंच जाऊंगी। तो ये वो एक डिस्कशन की पैरामीटर्स ओरिएंटेशन है बेसिकली। उसके प्रीसपोजिशन पे प्रेडिकेट करते हैं ना कि हर चीज जी जी, नेचुरल है जो एग्जिस्ट करती है, वो एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वही बात तो है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारे पैरामीटर से बाहर है। और मोर जैसे चीज बढ़ती चली जा रही है, ये दूसरी तरफ साबित करना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कुछ चीजें मानी हुई है वो, यानी गॉड जो है वो साइंस के पैरामीटर, गॉड के प्रूव या डिसप्रूव करना वो साइंस के पैरामीटर से बाहर है, और साइंस कभी नहीं कहेगी कि आप ये मुझसे तकाजा करें कि मैं गॉड प्रूव या डिसप्रूव करके दे दूं। ठीक हो गया ना? तो लेकिन जो पैरामीटर्स उसने सेट कर लिए हैं, कोई और फिलोसॉफिकल मेथड किसी वाक्य को एक्सप्लेन करते हुए अपनी एक्सप्लेनेशन के जोर पर उसको उसके दूसरे फिलोसॉफिकल मेथड के पैरामीटर से निकालने की कोशिश करे, तो वो उसका दूसरा फिलोसॉफिकल जो मेथड है वो उसकी इजाजत नहीं देगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन एक्चुअली चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी दूसरे के कह देने से किसी दूसरे के पैरामीटर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इशू हो रहा होता है। तो यही साइंटिज्म पे अभी फिलहाल यही पॉइंट से, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो देख कर लें, वरना एंड करते हैं, या आप सवाल अपनी बहुत है डिस्कशन। आज इस टाइम में, नहीं बताऊंगा आपसे सवाल एग्जैक्टली, सारे, सवाल बस बहुत है, एग्जैक्टली। एक सवाल तो मिलते हैं। चले ठीक है, अच्छा, ये आपका कोई क्वेश्चन हो, वरना फिर इससे हम आज लीव तो करते इतनी नॉलेज आपसे मिली है ना, अभी तो पहले मैं इसको ग्रैस्प करूं, पहले समझ तो लूं। हैं। अल्लाह आपने खैर। इतना डेटा दिया हुआ है ना, उस पे पहले खुद एनालाइज कर लो, मतलब ऐसा ना लगे कि क्या ही पूछ रहा हूँ मैं, क्या बेवकूफ नहीं है, मतलब नहीं पहले खुद नहीं, देख लो मैं। सवाल हमेशा अच्छा होता है, ये जहन में रखिएगा। नहीं, सवाल सवाल तो कभी हमेशा अच्छा होता है, लेकिन सर वो बुरा नहीं सवाल होता। ये, सवाल कभी बुरा नहीं होता, पूछने वाला गंदा बुरा तो इंसान हो जाता है ना सर। नहीं, वो भी सवाल नहीं तो होता। मैं ये समझता हूँ कि जिसको ये लोग कुछ बार कहते हैं ये फजूल सवाल है, वो भी असल में एक इंसाइट दे रहा होता है कि जिसने अभी गुफ्तगू की है उसकी गुफ्तगू किस तरह से बिल्कुल गलत भी परसीव हो सकती है। ठीक है, लिहाजा गुफ्तगू करने वाले को अपने अगली बार जब वो गुफ्तगू करे तो ये लिहाज में रखना पड़ेगा कि यार इस पर ये सवाल भी किसी के जहन में आ गया था, लिहाजा उसका जवाब कम अज कम मैं ऑलरेडी क्लियर करके चलूं। तो काम और कुछ भी ना करे एक सवाल, तो वो कम अज कम जो स्पीकर है उसको ये जरूर बावर करवा सकता है कि अच्छा यार मेरी ये इस बात का इतना अजीब और इतना बुरा मानी भी निकल सकता है, लिहाजा मैं उसके बारे में ऑलरेडी नेक्स्ट टॉक में कुछ करूं। तो कब कोई ना कोई बेहतरी का अमल हर सवाल में होता है, तो मैं तो इसको पॉजिटिवली लेता हूँ हर सवाल को, इसीलिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं सर आपसे इसकी बात से एग्री करता हूँ कि सवाल एकदम जी, शानदार होते हैं और आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट टॉक बिल्कुल। के लिए, लेकिन वो चल इंसान की इज्जत को मैं समझ खराब रहा हूँ कर आप क्या कह रहे हैं। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं, चले थोड़ी फिर मैं मजाकिया बातें लीव सर, करता हूँ। थोड़ी इतनी मैं मतलब समझ जो, गया हूँ, मैं समझ गया। हाँ जी।